मैं बड़ा सीधा बच्चा था। हाँ। और पता नहीं बाबूजी के कैसे हमें हमेशा रहता था कि तुमको सबसे अच्छा करना है, वी हैव टू बी द बेस्ट। देखो पहला चीज़ तो आईआईटी ने हमको कई चीज़ सिखाई। एक तो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में नेवर गिव अप, हैव फेथ इन यू एंड डू योर बेस्ट। उस कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में, और वो हमको हमेशा था। हमारे क्लासमेट था उसको, तो उसने पूरे 1 घंटे का जो पेपर होता था मिड सेमेस्टर का, उसने पूरा एक पेड़ बनाया था, और पेड़ बना के उसमें लिखा था इग्नोरेंस इज ब्लिस। आर्मी के साथ हम लोग को कॉपी दिखाने का सिस्टम होता था, तो जब कॉपी दिखाया उन्होंने, तो कॉपी दिखा करके हम लोग को बोलो देखो दिस इज द बेस्ट आंसर, इग्नोरेंस इज ब्लिस। ऐसे होता था। मैं बहुत चीज़ों को सर्किट जैसे सॉल्व करता था। ये करूँगा तो ये होगा, ये करूँगा तो ये होगा, ये करूँगा तो ये होगा। वो दिमाग में फटाफट मेरा सोल्यूशन निकल जाता था। जब मैं लौट के आया तो मुझे कहा क्वेश्चन ने कि अरे तुमने क्या बवाल कर दिया भाई डीएस, यहाँ तो सब ये चल रहा है कि भाई आईआईटी कानपुर जो सब देवी देवता लोग वहाँ बैठे हुए हैं, और तुम्हारे यहाँ केडीए में सब राक्षस बैठे हुए हैं। तो देवता और राक्षस तो एक साथ बैठ ही नहीं सकते, उनका तो वही समुद्र मंथन हुआ था। ये तुमने कहाँ से करा दिया, स्टेटमेंट दे दिया कि तुम आईआईटी कानपुर को केडीए में लगा दो। कि जब मैं पढ़ता था आईआईटी में, तो हम लोग एक कहानी सुनते थे कि कानपुर एक ऐसा बेढब शहर है जहाँ पे घंटा घर में घंटा नहीं है, फूल बाग में फूल नहीं है, मोती बाग में पानी, मोती झील में पानी नहीं है। मैंने नाम झील है लेकिन पानी नहीं है, घंटा घर नाम घंटा है लेकिन घंटा ही नहीं है वहाँ पे, फूल बाग नाम है लेकिन फूल नहीं वहाँ पे। तो ऐसा पावर एंड पर्स की बात है, तो ये धीरे धीरे कम होता जाएगा। लेट मी टेल यू, जो पहले लोग अपनी लाल बत्ती और नीली बत्ती लेके घूमते थे, सब बंद हो गया। बहुत अच्छा हुआ, वो सब बंद हो गया। जो माई बाप वाली जो स्थिति थी कि जो लोगों को आज की डेट में पब्लिक लोगों से डिमांड करती है, अभी उतना नहीं हुआ है, बट धीरे धीरे करके बढ़ता चला जाएगा। तो आपका रोल जो है, जो ये जो पुराने ज़माने का जो अंग्रेज लाट साहब वाला जो हिसाब हुआ करता था, वो वाला रोल तो धीरे धीरे कम होता जाएगा। धीरे धीरे बहुत कम हो गया, और काफ़ी अभी कम हो। मैं अर्बन सेक्रेटरी था जब मैं पूरे देश भर में घूमता था, और प्रधानमंत्री आवास में जब देखता था लोगों के घर जाता था, दूर दूर, मतलब जैसे नागालैंड है, त्रिपुरा है, बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे उतने दूर जाकर के पहाड़ों के नीचे घर पे देखता था उनके, और उन बच्चों की खुशियाँ, उनकी आँख में जो चमक देखता था, महिलाओं के जो खुशियाँ देखता था, एकदम दिल खुश हो जाता, दिल अंदर से खुश जाता था। So hello sir, how are you? बिल्कुल ठीक है। So this is your third time on my channel। मैं पहले भी 2 बार आपका इंटरव्यू ले चुका हूँ। मुझे याद है जब पहली बार मैं आपसे मिला था तो मैं काफ़ी नर्वस था, जब आप उत्तर प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे। जब दूसरी बार मिला तो थोड़ा कंफर्टेबल मेरे लिए माहौल था। इलेक्शन के पहले आपने हमारा इंटरव्यू लिया था। जी सर। और के लोग इलेक्शन में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आज जब मैं आ रहा था तो आज तो आई वाज फीलिंग लाइक आई एम मीटिंग ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन। सो द काइंड ऑफ बॉन्ड दैट वी शेयर, लाइक यू आर माय सीनियर, यू आर ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईआईटी कानपुर तो 1983। तो द काइंड ऑफ बॉन्ड वी शेयर इज वेरी ओवरवेलमिंग फॉर मी। तो आई एम, इट इज ऑलवेज एन ऑनर टू सिट इन फ्रंट ऑफ यू सर, लाइक प्लेजर इज माइन। सो इज हियर। ओके सर, तो टुडे आई वांट टू कवर समथिंग न्यू। लाइक फॉर द लास्ट 2 टाइम हमने पहली बार डिस्कस किया आपकी आईआईटी की लाइफ के ऊपर, थोड़ा सा ब्यूरोक्रेसी के एक्सपीरियंसेस। दूसरी बार हमने इलेक्शन के रिगार्डिंग शूट किया। आज हम लोग कुछ नया करना चाहते हैं, तो आज मैं आपके साथ शूट करना चाहता हूँ। आपकी कॉलेज की कुछ कहानियाँ मैं जानना चाहता हूँ, आपने कैसे आईआईटी के अनुभवों का अपने सर्विस के अंदर यूज़ किया वो मैं जानना चाहता हूँ। तो आप तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, पहली चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वर यू ऑलवेज एकेडमिकली सो ब्राइट? लाइक हम लोग देखते हैं कि जो बच्चे बचपन से थोड़े ब्राइट होते हैं एकेडमिक्स में, उन्हें साइंस दिलवाया जाता है, तो क्या आप हमेशा से इतने ब्राइट थे? हाँ, भगवान की देखो हम लोग को ईश्वर प्रदत्त सारी जो है हमारी क्षमताएं बनती हैं। तो बचपन से मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। जैसा पहले बार आपके इंटरव्यू में बताया था कि कैसे कैसे मैं गांव से निकल करके सीधे रांची पहुंच गया, फिर रांची से निकला तो आईआईटी पहुंच गया, पूरी कहानी मैंने आपको सुनाई थी। तो पढ़ने में तो मैं बहुत ब्राइट था। एक तो हमारे पिताजी मेरे ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट करते थे, इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा साधारण सर्विस में थे वो, हमें 20 पैसे 10 पैसे 25 पैसे वाली किताबें लाते थे, गीता प्रेस किताबें लाते थे, या मुफ्त में जो किताबें आती थी वो सब भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, विश्व का भूगोल, विश्व का इतिहास,
तमाम सारी कहानियाँ, तमाम सारी सब इस तरह जीवनियाँ, इस तरह की चीज़ें लाते थे, तो मुफ्त में उस ज़माने में ब्लॉकों से बांटी जाती थी। तो वो सब लाते थे, पढ़ने का बहुत शौक़ था। और धीरे धीरे जब शौक़ था, पिताजी आते थे, हमसे पूछते थे प्रश्न, उनका जवाब देते, उनको खुश करने के लिए देते थे। लेट मी टेल यू, टू बी वेरी फ्रैंक, जब वो मुझे शाबाशी देते तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। बाबूजी का जो है एक बार शाबाशी मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो इसलिए मैं उनको पूरी पढ़ करके उनको जवाब दिया करता था। मैथ्स पूछते थे, मैथ्स का जवाब देता था। उनका मैथ्स बहुत अच्छा था। बाबूजी का जो बचपन का उस ज़माने का मैथ्स वो लोग पढ़ते थे, उसका बहुत अच्छा था। तुम जैसे कुछ कठिन क्वेश्चन पूछते थे, मैं सब जवाब दे दिया करता था। तो शौक़ तो था मेरा, प्लस भगवान ने मुझे मौका भी बनाया। गांव से निकाला तो सीधे मुझे शहर में भी वो एक पब्लिक स्कूल में ले गए, वहाँ से निकाला तो IIT पहुँचा दिया। तो मैं समझता हूँ कि सामान्य रूप में काफ़ी अच्छा था। सर, आपको IIT कानपुर के दिन याद है जब पहली बार IIT कानपुर के अंदर आपने कदम रखा? तो वो उस दिन के बारे में मैं जानना चाहूँगा। ये भी बड़ा कमाल का चीज़ है। देखो, IIT कानपुर में पहले बार गया था, और हम उसके पहले BHU में थे, 1 साल BHU में काटे। और उसके बाद ये भी कहानी मैं पहले सुना चुका हूँ, मुझे ख्याल भी याद, प्रकाश मिश्रा जी का जो एक साक्षात्कार उन्होंने पॉडकास्ट किया, उसमें मैंने सुनाया था। मैं IIT गया, मेरे घर में बड़ा उत्साह था। बाबूजी को बड़ी खुशी थी कि देखो, हमारे जो मामा कह रहे थे कि IIT कानपुर जाकर पढ़ना चाहिए, मेरा बेटा वहाँ जा रहा है, पढ़ रहा है, और भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जा रहा है पढ़ने के लिए। मुझे भी बहुत उत्साह था पढ़ने के लिए IIT में। मैं क्या, मुझे ट्रेन से हम पहुँचे कानपुर स्टेशन, और कानपुर स्टेशन से पता किया कैसे जाते हैं। वो लिख के भी आया हुआ था कि आप आए तो बस मिल जाती है रावतपुर होते हुए। तो मैं उसको बस से गया, बस से फिर कुछ गलत बस पकड़ लिया। अच्छा। ऐसे घूमते घूमते फिर एनीवे IIT पहुंचा, और देख करके पहले बार IIT पहुंचा था। इतना बड़ा, बहुत ह्यूज कैंपस और बड़े बड़े हॉल, और उसमें मुझे हॉल 3 में मुझे एडमिशन मिला। इनफैक्ट हॉल 3 का पहला ही मेरा कमरा, जब गेट से घुसते थे तो रूम नंबर 143 होता था मेरा। और जिस प्रकार की वहाँ पे मॉडर्न व्यवस्था थी, वहाँ की लैब, वहाँ के क्लासरूम्स, L1, L2, L3, L7 इस टाइप के जो क्लासरूम्स होते थे, किस प्रकार से हमारे टीचर्स आते पढ़ाते, बड़ा अलग किस्म का अनुभव था। सर, हमारे टाइम तक तो, आपके टाइम तो L1, L2, L3 था, अभी तो L20 तक IIT कानपुर में बन चुके हैं। मुझे मालूम। मैं अभी भी एज ए चीफ सेक्रेटरी में जाता रहता था, और कई सारे जगह जाके। अब तो हॉस्टल भी बहुत बन गए, तब तो खाली हमारे हॉल 5 और एक गर्ल्स हॉस्टल 6 हॉस्टल हुआ करते थे। जी सर, बिल्कुल मुझे याद है जब मैं IIT कानपुर में था तो उस टाइम आपको डिस्टिंगाइज्ड एलम अवार्ड दिया गया था। तो हाउ ओवरवेलमिंग इट वाज टू रिसीव डिस्टिंगाइज्ड एलुमनस अवार्ड जिस इंस्टीट्यूट से आप पढ़े हैं? बहुत अच्छा फील हुआ। देखिए, ऐसा है कि आपको सम्मान तो बहुत मिलता है जब आप कुछ भी काम करते हैं। जैसे सेवा में मुझे बहुत सारे तमाम किस्म के अवार्ड या तमाम किस्म के रिकॉग्निशन मिले, लेकिन जब अपने लोग आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, अपने घर में आपका सम्मान हो, तो वो बहुत बड़ा सम्मान होता है। तो जब मुझे IIT से मांगा गया, डिटेल मांगा गया, और सब मैंने क्या क्या हमारे अचीवमेंट है, क्या क्या हमने किया, वो सारी बातें जब मैंने शेयर की, और मुझे डॉक्टर करण दिकर जो वहाँ डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे बताया कि आपको 2023 का डिस्टिंग्विश एलुमनी अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया गया, तो अंदर से बहुत खुशी हुई। और इनफैक्ट हमारी पत्नी भी गई, जब मैं अवार्ड लेने गया तो वो भी गई थी, मेरी बेटी भी गई थी। बेटा उसमें कहीं बिजी था इसलिए नहीं जा पाया। तो इट वाज लाइक ए बिग सेलिब्रेशन फॉर माई फैमिली। सर, एग्जैक्टली यहीं से मैं जानना चाहूँगा कि हाउ एजुकेशन ऑफ IIT कानपुर शेप्ड योर करियर, लाइक एक्सपीरियंसेस ऑफ IIT कानपुर। IIT कानपुर का मुझे बहुत चीज़ें याद है। पहला चीज़ तो ये है कि जब आप IIT कानपुर पहुँचते हैं तो आप अपने आप को पाते हैं कि तमाम सारे जो इतने सारे स्टालवर्ड्स हैं, वो कोई किसी बोर्ड का टॉपर है, कोई किसी बोर्ड का टॉपर है, कोई किसी कॉलेज का है, सब अपने आसपास जितने लोग हैं, दे आर द बेस्ट अमंग द बेस्ट। अब आज की डेट में क्या स्थिति मुझे नहीं मालूम, बट हमारे समय में तो इस तरह के लोग होते थे जिनको सबको देख के लगता था यार तू बहुत अच्छा है। दूसरा, वहाँ पे कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट हो गया था, क्योंकि वहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम होता था, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, D ग्रेड, F ग्रेड सिस्टम होता था। अब ग्रेडिंग में क्या है कि आपका कर्व बनता था। कर्व में, बेल कर्व में आपको जो टॉप के जो 5%, 10% या 15%, डिपेंडिंग ऑन कि कौन से प्रोफेसर है, कोई लोग 5% को देते थे, कोई लोग 15% को देते थे, कि 15% ज़्यादा नहीं देते, उनको A ग्रेड देते थे। उसके बाद अगले 5-10% को लोग B देते थे, फिर उसके बाद C देते थे, फिर D देते थे। तो अब क्या है कि यू हैव टू बी बेटर देन द रेस्ट, एक बड़ा कंपटीशन हो गया।
तीसरा चीज़ वहाँ पे था कि जो है आपको यू हैव टू बी ऑन द नर्व्स ऑल द टाइम। पहले हम जो सिस्टम है जिसमें हम पढ़ करके आए थे वहाँ पे था कि साल के अंत में हम इम्तहान दे देते थे, पूरी तैयारी करके उसको इम्तहान दे देते थे, या तिमाही और छमाही हो जाता था, एक बार तिमाही हो गया, छमाही हो गया, फिर सालाना इम्तहान हो जाता। यहाँ तो जो है आपका फर्स्ट मिड सेमेस्टर, सेकंड मिड सेमेस्टर, फिर सेमेस्टर, मैंने 4 महीने के भीतर आप 2 बड़े एग्जामिनेशन दिए, फिर तीसरा बहुत बड़ा एग्जामिनेशन दिया। और अगली चीज़ थी आप क्विज का सिस्टम, ये बड़ा अच्छा लगा मुझे IIT कानपुर का क्विज का सिस्टम जो है, आप क्लास करने गए और आपको एक क्विज थमा दिया गया, तो आप पीछे हफ्ते भर में जो पढ़े, अगर आप तैयार नहीं है तो आपको 10 नंबर में 0 नंबर मिल जाएंगे, और नहीं तो 10 में 10 मिल जाएंगे। तो यू हैव टू बी अटेंटिव ऑल द टाइम। फिर इतना होमवर्क कराया जाता था, बट इट वॉज लाइक यू आर ऑल द टाइम बिजी विद योर, कोई असाइनमेंट कर रहे हैं, कुछ आपको प्रेजेंटेशन करना है, कुछ और करना है। तो IIT का सिस्टम एक तरीके से आपको तैयार करता है, टफनिंग करता है, मैंने आपको हार्डवर्क के लिए। मैं बताऊँ 4 महीने का जो वक्त होता था हम लोगों का, वो 4 महीना कैसे गुजरता था पता ही नहीं चलता था, कि पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक पता ही नहीं चलता था। दूसरा, जब ये सब चीज़ें होती थी तो मुझे वहाँ का एक सिस्टम था कि हर हफ्ते एक फिल्म दिखाते थे। सैटरडे को स्टूडेंट फिल्म सोसाइटी ने सैटरडे और संडे को, मैंने फर्स्ट शो सेकंड शो सैटरडे, फर्स्ट से सेकंड शो आपका संडे का। तो वो एक बड़ा हमारा जो है स्ट्रेस बस्टर हुआ करता था। मैं तो जरूर हर एक फिल्म देखा करता था, जितनी फिल्में आती थी सर फिल्म देखता था। हफ्ते के दौरान तमाम सारे अदर लैंग्वेजेस की, कोई पता चला फ्रेंच में, कोई जर्मन में, कोई और भाषाओं के कुछ वहाँ के कल्चर समझ में आता है, उसका डब्ड इन इंग्लिश ऐसी फिल्में दिखाई जाती थी। बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी IIT में। अरे ये फिल्म की जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ, एक हर सेमेस्टर, पहले पता नहीं अब तुम बताओगे कि इसमें होता कि नहीं होता, हमारे समय हर सेमेस्टर के बिगनिंग में, जब हम नए शुरू में घर से आते थे, तो अगले 2 हफ्ते तक फिल्म फेस्टिवल होता था। और वो फिल्म फेस्टिवल में पता चला कि सारी की सारी देवानंद की फिल्में आ रही हैं, या सारी मनोज कुमार की फिल्में आ रही हैं, या सारी देशभक्ति वाली फिल्में आ रही हैं, या कोई और थीम को लेकर के लव स्टोरी वाली फिल्में आ रही हैं। ऐसे अलग अलग थीम को लेकर के पूरी फिल्म, तो मैंने बहुत सारी फिल्में, अच्छा मैं कोई फिल्म छोड़ता नहीं था, मुझे तो हर फिल्म में बहुत मज़ा आता था। इट वॉज मोर लाइक ए स्ट्रेस बस्टर फॉर मी, मतलब जाकर के इमर्स करके 2-3 घंटे में फ्रेश होकर के आ गए। दूसरा, इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती थी IIT में, जैसे वहाँ NCC था, मैं NCC का बहुत एक्टिव था। मैं सीनियर स्टाफ अफसर से, जो लास्ट में 3rd ईयर में मैं सीनियर स्टाफ अफसर था, मैं कैंप NCC के कैंप में मैं गया, वहाँ का NCC के जो तमाम सारे एक्टिविटीज़ होती उसमें पार्टिसिपेट करता था। B सर्टिफिकेट, C सर्टिफिकेट, जब मेरा IAS में सिलेक्शन हुआ तो मेरे पास डायरेक्टर जनरल NCC का लेटर आया मेरे पास कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए, मैं C सर्टिफिकेट होल्डर हुआ करता था। NSS, नेशनल सिक्योरिटी स्कीम जो थी, मैं उसमें गांव में जाता था बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को गांव में सफाई कराने के लिए, इसमें भी बहुत एक्टिविटी होती थी। मुझे ख्याल है कि और आपकी दौड़ भाग का, मैं जब फर्स्ट ईयर में था 1978 में IIT में कानपुर से लखनऊ में दौड़ के गया था। एक पूरी टीम हमारी जो है, मुझे ख्याल है 50 से ज़्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें 3 लोग जो थे, मैं था, एक PhD स्कॉलर था, और एक बंदा था। 3 लोग जो थे, इन्होंने पूरा दौड़ा था। बाकी कुछ लोग बीच में साइकिल से भी चल जाते थे, बस में भी चल जाते, लेकिन हम तो पूरा का पूरा 100% कानपुर से लेकर लखनऊ तक दौड़े थे। पहले दिन हम लोग जब आकर के अपट्रॉन का जो सरोजनी नगर में जब उनका जो ऑफिस था, वहाँ पे उनके हॉस्टल वगैरह थे, उसमें हम लोग ठहरे थे। और अगले दिन 15 अगस्त को, 14 अगस्त को 1978 को गए, और 15 अगस्त को हम लोग जब दौड़ करके फाइनली जब KD सिंह बाबू स्टेडियम पहुँचे, और हमारे डीन ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स डॉक्टर GK लाल, उन्होंने हम लोग को रिसीव किया। जब वो रिसीव किया तो कितना एकदम दिल में इतना उत्साह था, मुझे ख्याल है उस पहुंचने के बाद बहुत थके हुए थे, तब भी उस पूरे स्टेडियम का, जिसका पूरा राउंड अगर समझें तो 800-900 मीटर का तो होगा ही होगा पूरा स्टेडियम KD सिंह बाबू, उसका 5 राउंड मारे उसके बाद, क्योंकि लोग तालियां पीट रहे थे। इनफैक्ट मेरे पास तस्वीर है कि हजरतगंज में जो हम लोग दौड़ रहे थे और सारे बच्चे IIT का, हम लोग IIT का सामने चेस्ट पे लगा हुआ था, टोपी हमारी जो लगी थी उसमें IIT लिखा हुआ था, और IIT का थोड़ा नाम भी होता है, तो इसलिए सारी पब्लिक खड़ी होकर के तालियां पीट रही थी। इतना उत्साह था कि मैं क्या कहूँ। तो ये सब चीज़ होती थी। और जैसे एक्सपेडिशन, मैं ऑर्गेनाइज करने बड़ा मुझे बहुत मज़ा आता था। तो छुट्टियों में कभी पहाड़ों में हमने वो रानीखेत, नैनीताल, अल्मोड़ा, ये सब का जो पैदल यात्रा, जो ट्रैकिंग का हमने ऑर्गेनाइज कर दिया। कभी वो जो है साइकिल एक्सपेडिशन
अपने कानपुर से खजुराहो साइकिल से चले गए, साइकिल से लौट गए, मैंने लो कॉस्ट सोल्यूशन ऐसे बहुत सारी चीज़ ऑर्गेनाइज करते थे। खेल कूद में मुझे नया नया शौक चढ़ा था बैडमिंटन खेलने का। मैं हमारे स्कूल में तो बड़े बड़े गेम होते थे, वो सब फुटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, ये सब, बास्केटबॉल, ये सब करते थे। लेकिन यहाँ बैडमिंटन खेलने का मुझे शौक चढ़ा था, तो मैं बैडमिंटन और टेनिस भी मैं किसी से ले करके, बाद में टेनिस में बाद में सीखा, बट किसी से बल्ला ले करके मैं टेनिस कभी कभी हाथ चला लेता था, वहाँ पे IIT में चला लेता था। बाकी सारे भी गेम होते थे। तो IIT की लाइफ इतनी बिजी थी, मुझे ख्याल है स्टूडेंट जो अफेयर्स था उसमें भी बहुत एक्टिव हुआ करता था। मैंने बुक बैंक पहला सेटअप किया था, मुझे ख्याल है मिसेज राधा रमन की मदद से। जी मैंने सर। बुक बैंक का आइडिया ही इसलिए आया था क्योंकि मेरे जैसे मैं बड़े साधारण परिवार से था, मेरे पास पैसे नहीं थे। सरकारी स्कॉलरशिप देती थी, हमारी फीस पूरी माफ़ थी। स्कॉलरशिप 150 बस मिलता था, 150 या 125 मिलता था, तो उतने से काम नहीं चाहते थे। बाबूजी हमको कुछ 180 रुपये हर महीने भेजा करते थे, तो उससे हमारा जाके एजुकेशन बहुत कॉस्टली था, हम किताब तो खरीद नहीं सकते थे। वहाँ की किताबें 1000 रुपये, 500 रुपये से कम की किताबें नहीं होती थी, कैसे करते। तो उस पर जो मिसेज राधा रमन थी, उनसे, वो स्टूडेंट काउंसिल में थी, स्टूडेंट अफेयर्स में, धर्मा आंटी। हाँ धर्मा आंटी, यस याद, अच्छा याद है। धर्मा आंटी से बात किया कि आंटी अगर हम लोग को, अगर किताब हम लोग ऐसा करें कि हम उसको बच्चों को 5% पे दे दें, क्योंकि किताब तो खराब होती नहीं है, एक किताब 20 साल चल सकती है और यही किताब कब से जमाने से पढ़ाई जा रही है, तो हम क्यों किताब बार बार बच्चे खरीदें। तो उनको बात समझ आई, अब अच्छा लगा। तो डॉक्टर जी के लाल के सामने उन्होंने कहा, डॉक्टर जी के लाल साहब ने तुरंत सेंक्शन कर दिया। मुझे ख्याल है कि 5-10 लाख रुपए, जो भी, अब याद नहीं मुझे कितना, बट पैसा उन्होंने सेंक्शन कर दिया। तो जितनी किताबें हम लोगों की जरूरत थी, इंपॉर्टेंट किताबें, उसकी 10-10 कॉपी खरीद लिया और उन किताबों को, उसका नाम रख दिया बुक बैंक। बुक बैंक को मैं ही मैनेज करता था और उसमें ये होता था कि आपको किताब हम देंगे 10% पे, जैसे कि 1000 रुपये किताब है तो आपको 100 रुपये में आपको दे देंगे सेमेस्टर में पढ़ने के लिए। लेकिन अगर बगैर किसी मैंने उसको म्यूटिलेट किए हुए, बगैर उसको नुकसान किए हुए अगर आप किताब वापस कर देंगे सेमेस्टर के बाद, तो हम आपको 5% वापस कर देंगे। यानी आपके लिए तो 50 रुपये पड़ा, 50 रुपये में आपने पूरा 4 महीने का सेमेस्टर पूरा कर दिया। अगले बार फिर कोई दूसरा उसको यूज़ करेगा। तो हम इसकी बुक बैंक को नंबर बढ़ाने लगे, प्लस हम फ्री में लोगों से मांगने लगे। बहुत सारे रिच बच्चे थे हमारे साथ, उनके फादर कोई बड़े बड़े पदों पे थे या बड़े बड़े जगहों पे थे, बिजनेसमैन थे, इस टाइप के लोग थे। उन लोगों के पैसे की कमी तो थी नहीं, अब वो किताब खरीदते थे उसको फेंक देते थे। तो कूड़े बजाय हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि भैया अपना किताबों को दान कर दो, बुक डोनेट कर दो। तो बुक डोनेट करोगे तो हमारा और बढ़ता चला जाएगा। तो हमको वहीं स्टूडेंट अफेयर्स का जो डीन साहब जहाँ बैठते थे, वहाँ मुझे कमरा मिल गया था। उसी कमरे में अलमारी वगैरह मिल गई थी, अलमारी में हम ये किताबें रखते थे और उसको लोगों को इशू करते थे। तब तो एक कंप्यूटर का ज़माना था नहीं, तो सारा चीज़ ऑनलाइन हो जाता। लेकिन हम वो अपना किताब रजिस्टर से उसको चढ़ाते थे और उसको फिर लोगों से वापस लेते थे। तो एक बड़ा अच्छा ये भी एक्सपीरियंस मेरा था। लोगों को फोटोग्राफी का एक्सपीरियंस होता था, लैंग्वेज का, लैंग्वेजेस सीखने के लिए वहाँ बड़ा अच्छा, बहुत लैंग्वेज का लैब जो है, मैंने बहुत अच्छा लैंग्वेज का लैब था। तो वो मैं बाद में यूज़ किया हूँ। जब पोस्ट हुआ कानपुर में, तो मैं लैंग्वेज लैब में फ्रेंच सीखने जाता था। मेरे बोलने का, जो आप कैसे बोल रहे हैं, क्या उसका प्रोनाउंसिएशन, उसके फोनेटिक्स, वो सब सारी चीज़ें जो है, बहुत अच्छा लेबोरेटरी वहाँ होता था। तो IIT कानपुर मुझे ओवरऑल लगता है कि आपकी पूरी पर्सनालिटी सेव करने के लिए बहुत अच्छा एक बॉडी, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन था। सर व्हाट अ लाइफ फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस। मतलब एवरीथिंग लाइक। सर आप कभी क्लासेस बंक करते थे IIT कानपुर में? लाइक यू आर 10 पॉइंटर। ओके, लेट मी टेल माय ऑडियंस। देखो, मैं बड़ा सीधा बच्चा था। हाँ। और पता नहीं, बाबूजी के कैसे हमें हमेशा रहता था कि तुमको सबसे अच्छा करना है, वी हैव टू बी द बेस्ट। तो मैं क्लास तो बंक नहीं किया, अनलेस कभी बीमार भी नहीं पड़ता था मैं। पता नहीं, भगवान की बड़ी कृपा थी, कभी मैं बीमार पड़ा नहीं। कोई छोटी मोटी चीज़ कभी हो गई, सर दर्द हो गया, कुछ हो गया हो, लेकिन मैं क्लास तो बंक नहीं करता था। अच्छा लगता था। मुझे याद है डॉक्टर प्रभु हम लोग को फिजिक्स पढ़ाते थे। वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के फैमिली से कुछ रिश्ता रखते थे। मुझे ख्याल है कि उनकी बेटी के बेटे थे, हुआ करते थे वो डॉक्टर प्रभु। इतना मजा आता था उनका मैथ्स का क्लास करने में। L7 में उनका क्लास लगता था। हम लोग 200 के आसपास थे, हमारा पूरा स्ट्रेंथ था हमारे क्लास का। बहुत आनंद आता था जिस तरह से पढ़ाते थे वो। यार मुझे ख्याल है कि हमारे केमिस्ट्री के डॉक्टर दीक्षित हुआ करते थे, PR दीक्षित,
या एक डॉक्टर सिंह हुआ करते थे, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, कौन सिंह थे, KM सिंह या क्या नाम था, मैं नाम अभी भूल रहा हूँ, बस सम सिंह हुआ करते। मतलब पढ़ाने का तरीका इतना आनंददायक था जब लोग पढ़ाते थे, और वो बिल्कुल ऐसा नहीं, मतलब किताब कोर्स तो एक ही रहता था, किताब होती थी, लेकिन वो अपने तरीके से पढ़ाते। और पढ़ाने के बाद उसका एक ट्यूटोरियल होता था, छोटे छोटे, मतलब 200 बच्चों का क्लास हुआ, उसके बाद ट्यूटोरियल होता था, 20-20 लोगों का ट्यूटोरियल होता था। वहाँ हमारे जो रिसर्च स्कॉलर्स वगैरह हम लोग को पढ़ाया करते थे, और वो उनको, मतलब हमारा रिवीजन होता था, बहुत सारा हमारा क्विज होता था, असाइनमेंट हम वहाँ सबमिट किया करते थे। तो एक बड़ा अलग किस्म का एक्सपीरियंस था। इनफैक्ट मुझे यहाँ पे जब बोलते समय एक नया चीज़ ध्यान आ रहा है। मुझे ख्याल है कि मैं उस समय 3rd ईयर में हुआ करता था, एक बहुत बड़ा स्ट्राइक हुआ वहाँ। क्या इशू था, कुछ कर्मचारियों का इशू था। एक शुक्ला जी हुआ करते थे, कर्मचारियों के नेता होते थे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में थे वो शुक्ला जी। उन लोगों ने काफ़ी बड़ा आंदोलन किया और कहा कि पूरी IIT को ठप कर देंगे। उनकी जो भी मांग रही हो, मैंने उतना ज़्यादा मैं मांग का ध्यान नहीं है कि क्या उनकी मांग थी, बट उनका IIT को ठप कर देंगे। और तब कोई हमारे डायरेक्टर भी थे, डायरेक्टर इंचार्ज हुआ करते थे। अब पहला तो जब तक कि वो IIT के ठप करेंगे, मतलब वो लोग अपना अपना कर रहे थे। जैसे कि अब हम लोग का क्लासरूम में हम लोग अपनी मोमबत्ती ले जाते थे, लाइट वाइट बंद करा देते थे लोग, तो हम लोग मोमबत्ती लेके जाते थे, अपने उस पर लगा करके मोमबत्ती अपना पढ़ाई करते थे, ऐसे करते थे। घंटा बजाने के लिए खुद किसी की ड्यूटी लगती थी, जाके घंटा बजा के आओ, टीचर कहते जाके घंटा बजा के आओ, वहाँ पे घंटा बजाते थे। ये सब चीज़ें होती थी। फिर उन्होंने मेस कर्मचारियों को भी अपने उसमें स्ट्राइक में जोड़ दिया। अब मेस कर्मचारियों को जोड़ने के बाद तो फिर मेस भी बंद जाए, तो हम लोग कहाँ से आए, तो ये हुआ कि तो IIT छुट्टी बन। लेकिन मैं तारीफ करूंगा हमारे स्टूडेंट अफेयर्स के जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे, PK तिवारी साहब। देखो मुझे नाम भी उनका याद है, PK, उनका चेहरा भी मुझे याद है, मुझे वो कहाँ है मुझे नहीं मालूम, लोग PK तिवारी साहब हमारे हुआ करते थे, स्टूडेंट जिमखाना के अध्यक्ष हुआ करते थे, बहुत ग्रेट लीडर। वो डेली का डेली हम लोग को एड्रेस करते थे, बताते थे कि हम लोग ये कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, इसको हम लोग स्ट्राइक को चलने नहीं देंगे, क्योंकि IIT अगर इस तरह के अगर स्ट्राइक के चक्कर में आ गई तो IIT का एजुकेशन खत्म हो जाएगा। पूरा सारे के सारे हमारे फैकल्टी मेंबर्स मिलकर के उन्होंने हमारे मेस को चलाने का काम किया। हर हॉस्टल में टीचर्स की वाइफ्स आकर के ड्यूटी कर रही थी। हम लोग, मुझे ख्याल है कि मैं ज़्यादा था जो है, मैं तांगे पे सामान खरीद करके मैं मार्केट से, मैं अपने मेस अफेयर्स में भी काम करता था, जाकर के वहाँ से खुद ही सामान लेके आता था, मार्केट से सामान लेके आता था। कई बार तो किसी ने ऑर्डर कर दिया कि 5 किलो लौंग का ऑर्डर कर दिया या 10 किलो इलायची का ऑर्डर कर दिया, जिसको अब आभास नहीं था कि घर में हमारे प्रोफेसर लोग तो घर में भी काम, उनकी पत्नी लोग काम करती हैं ये सब काम घर का, लेकिन उत्साह में कमी नहीं थी। हम लोगों ने रोटियां बनाई, हम लोगों ने बहुत सारा काम किया, मैंने बहुत सारे काम किए और अल्टीमेटली स्ट्राइक तोड़ दिए। सर कितने दिन चली वो स्ट्राइक? मुझे नहीं लगता स्ट्राइक, जो मैंने मेस का स्ट्राइक हुआ उसके दूसरे तीसरे दिन या चौथे दिन वो टूट गई थी स्ट्राइक। तो जब लगा कि मेस हम लोग चला सकते हैं, बाकी तो हम लोग अपना किसी तरह से बैक टू डू कर लेते थे कि घंटा बजा लिया, लाइट का कुछ कर लिया, इस तरह से कुछ कर लेते थे। लेकिन जब मेस का भी हम लोगों ने चला लिया तो फिर वो स्ट्राइक अपने आप टूट गई थी। और हम लोग को, जैसे हमने BHU में एक साइनेड आई फेस किया था, वैसे वहाँ साइनेड आई नहीं हुआ। IIT कानपुर कंटिन्यूड। फिर उसके बाद मुझे ख्याल है कि हमारे नए डायरेक्टर साहब आ गए थे, उसके बाद सरकार ने नए डायरेक्टर की नियुक्ति कर दी थी, फिर इट नेवर हैपेंड। सर स्टिल आई एम थिंकिंग लाइक द वे यू हैव यूटिलाइज्ड योर सीट एट IIT कानपुर। आपने स्पोर्ट्स खेला, आपने जिमखाना में काम किया, आपने पढ़ाई की, आप 10 पॉइंटर थे एंड आपका बेस्ट प्रोजेक्ट भी था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो द वे यू हैव यूटिलाइज्ड योर सीट, मतलब काफ़ी लोग रिग्रेट करते हैं कि हम IIT कानपुर गए लेकिन ये नहीं कर पाए। आपने जिस तरीके से अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया वहाँ पे, लाइक काफ़ी काबिल तारीफ़ है सर, ये बहुत ज़्यादा। बट जब आपका ट्रांजिशन हुआ IIT कानपुर से सिविल सर्विसेज की तरफ, तो क्या आपको क्रिटिसिज्म फेस हुआ? क्योंकि मुझे जितना याद आ रहा है, हमारी जो लास्ट वीडियो थी पहली वाली, तो सर काफ़ी लोगों ने पॉजिटिव कमेंट्स किए, तो कुछ कमेंट्स नेगेटिव कमेंट्स भी थे। तो उसमें से कमेंट था कि IIT की एक सीट बर्बाद हो गई। नहीं, ये बात तो हर कोई कहता है, देखो इनफैक्ट मैं IIT में आपको पिछले बार बताया था कि मैं IIT से IAS में क्यों गया। ये हमें प्रोफेसर राजा रमन ने जब बताया, वो N+1 सिंड्रोम, जब उन्होंने बताया कि तुम अगर चले गए अमेरिका, क्योंकि हमारे समय हमारे पास बेस्ट ऑप्शन क्या था, अमेरिका जाना। और अमेरिका जाता तो क्या करता, मैं कभी देश में नहीं लौट पाता। और मैं तो बहुत देशभक्त था, मैं देश के प्रति बहुत ऋणी था।
मुझे लगता था कि आज मैं जहाँ पहुँचा वहाँ देश की वजह से पहुँचा, नहीं तो मैं तो गाँव में ही रह जाता। गांव में अधिक से अधिक करता तो इंटर कॉलेज में मास्टर बन जाता और कुछ नहीं कर सकता था। मैं उसके बियॉन्ड तो मेरे पास, मैंने कितनी भी क्षमता भगवान ने दे रखी हो, मैं उसके बियॉन्ड सोच भी नहीं सकता था। सर ये मैंने हमेशा आप में देखा, लाइक द ग्रेटिट्यूड यू हैव टुवर्ड्स नेशन। तो मुझे लगता था कि मुझे देश ने ही सब कुछ दिया है। और जब राजा रमन साहब ने कहा कि अगर तुम बाहर जाओगे तो तुम कभी नहीं लौटोगे, क्योंकि तुम तो उसी में रम जाओगे, तो नहीं लौटोगे। और हो सकता है कि तुम्हारा ज्ञान का जो, तुम्हारी जो बुद्धि का प्रयोग जो है तुम्हारे देश के खिलाफ हो। तुम ऐसे डिफेंस प्रोजेक्ट में लोगों, जो डिफेंस के जो चीज बन के आए वो बन करके भारत के खिलाफ यूज किया जाए। तो मेरा तो मन ही टूट गया। मैंने कहा नहीं, मैं अमेरिका नहीं जाता, मैं तो अपने देश में रहूंगा। और अपने देश में रहूंगा तो फिर IAS की नौकरी मुझे सबसे अच्छी लगी कि इसलिए करने को हुआ। लेकिन हमारे ज़्यादातर प्रोफेसर थे इसके खिलाफ थे। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ। पहला चीज तो जब मुझे पता चला कि लोगों को ये पता लगा कि ये तो IAS का इम्तिहान देने, तो बहुत सारे प्रोफेसर मुझे देखना बंद कर दिए थे। बहुत सारे प्रोफेसर जो मुझे देखना बंद कर दिए थे। मुझे उनके बगल से गुजरता था, उस मुंह इधर कर लेते, जो कि मैं इतना उनका प्रिय हुआ करता था, सब मुझे इतना प्यार देते थे, वो मुझे समझे कि ये तो इसका पूरा बेकार हो गया, बर्बाद हो गया। इस प्रकार का उनके मेरे साथ व्यवहार। अब तो चीज़ें बदल गई वहाँ पे IIT में, लेकिन उस जमाने में उनको लगता था कि अमेरिका नहीं गया तो ये तो बर्बाद हो गया। इस प्रकार की उनकी फीलिंग होती थी। दूसरा चीज़ जो है, एक बार मेरी घटना, मैंने जो अभी आर प्रकाश मिश्रा जी को जो इंटरव्यू दिया है पॉडकास्ट में, उससे मैंने बताया है, जो हमारे कमरे में आग लगी। तो मेरे जब कमरे में आग लगी, मैं बहुत डिस्ट्रेस में आ गया था कि एक तरह से मैं जीरो हो गया था। IIT कानपुर में? हाँ, IIT कानपुर में जब फाइनल में ये अभी मिश्रा जी को जो मैंने इंटरव्यू दिया है पॉडकास्ट पे, उसमें मैंने बताया है कि एक दिन ऐसा था जब मेरे पास कुछ ही नहीं बचा, मेरे कमरे में आग लगी। एक प्रकार से मैंने जितने सब कुछ है सब कुछ समाप्त हो गया था। तो भगवान का सीधे मुझे दर्शन हो रहा था कि देखो कितनी जीवन नश्वर है। लेकिन उसके बाद मुझे प्रोफेसर लोगों ने मेरी बड़ी मदद की, बहुत मदद की मेरी। मतलब ये जानते हुए कि बच्चा अच्छा है और इसकी मदद करनी चाहिए, तो मुझे RA सीट मिला, मुझे कुछ पढ़ा कर जिससे मैं पैसा कमा सकूँ बेसिकली। कि पहले मैं सब काम वॉलंटरी करता था, अब मैं थोड़ा पैसा मुझे मिलने लगा जिससे कि मैं अपना अफोर्ड कर सकूँ, जो समाप्त हुआ मेरा उसको वापस ला सकूँ। मैं उसके बहुत ग्रेटिट्यूड है मेरा अपने IIT के प्रोफेसर के प्रति। लेकिन जब मैं उनको पता चला कि IAS का इम्तहान देना है, तो फिर वो हमको नज़रअंदाज कर लगे। और कमाल का चीज़ तो तब हुआ जब हम लोग का IAS का रिजल्ट आ गया। हमारे डायरेक्टर हुआ करते थे, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, प्रोफेसर IIT मद्रास के हुआ करते थे, मैं नाम भूल रहा हूँ। वो UPSC के चेयरमैन रह चुके थे पहले। अच्छा। जो IIT के डायरेक्टर थे उस ज़माने में, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, इसमें याद नहीं आ रहा, मुझे याद आएगा बता दूंगा। तो उन्होंने एक, हम लोग के पास लेटर है, 8 लोगों का IIT कानपुर से हुआ था, मेरे बैच में सिलेक्शन हुआ था 8 लोगों का, मेरा सबसे टॉप पे था। हम लोगों को एक पत्र आया डायरेक्टर के यहाँ से कि आप लोगों को एक डिनर पे इनवाइट किया गया, और उस डिनर पे जो है सारे डीन्स रहेंगे, सीनियर प्रोफेसर्स रहेंगे और हम सब लोग रहेंगे। हम लोगों के तो बिल्कुल बातें खुल गई। मतलब कहाँ हम प्रोफेसर लोगों को इतना दूर समझते थे, इतना हमसे डिस्टेंस, उनको बड़ा दूर मैंने समझते थे, कितना डिस्टेंस हमारे उनके बीच में। उनके साथ डिनर करने का मौका मिलेगा उनके इनविटेशन पे, क्योंकि हम लोग का जैसे हॉस्टल में हॉलीडे होता था तो हम लोग उनको बुलाते थे, वो आते थे अपने परिवार के साथ डिनर के। लेकिन हम उनके घर पे जाकर के उनके साथ और डायरेक्टर के साथ हम लोग डिनर करेंगे, तो बहुत बड़ी चीज़ थी। सब पूरा हम लोग का सेलिब्रेशन एकदम, जो 8 लोग जो थे, सब लोगों को, सबको इतना लगा यार तो इतना बड़ा चीज़ हो गया। लेकिन शाम को फिर चिट्ठी आ गई कि इट हैज़ बीन फॉर सम रीजन इट हैज़ बीन कैंसल्ड। अच्छा। मैंने रिग्रेट दैट द डिनर इनवाइट हैज़ बीन कैंसल्ड। तो बहुत दुखी भी हो गए। जितना हम लोग खुश हुए थे, सबको बोल रहे थे कि भाई देखो IAS में सिलेक्शन क्या नहीं हुआ कि हमको तो डायरेक्टर साहब खुद ही इन्वाइट कर रहे हैं डिनर के लिए। और उसके बाद हमको जो है अब कैंसिल हो गया, इसको रिग्रेट आ गया हमारे पास। कोई बात नहीं। एक दिन के बाद अगले दिन जो है फिर हमारे पास दोबारा एक इनवाइट आया कि डायरेक्टर साहब ने अपने घर पे चाय पे बुलाया। अच्छा। सवेरे चाय पे बुलाया। तो डायरेक्टर साहब साउथ इंडियन थे, मैं नाम उनका नहीं याद आ रहा मुझे। तो हम लोग उनके घर गए, डायरेक्टर के घर में हम लोगों ने नाश्ता किया। वो मुझे ख्याल है कि इडली डोसा और वो सब चीज़ें जो है उन्होंने अपने घर पे बना रखा था, साउथ इंडियन थे और बहुत अच्छा लगा। उन्होंने हमको कहा कि देखो हमने तुम लोग को इन्वाइट किया था, मैं तो UPSC का चेयरमैन रहा हूँ, मुझे मालूम है कि तुम लोग कितना काम करोगे देश के लिए जब जाओगे तो,
आईआईटी का एजुकेशन कितना तुम्हें मदद करेगा। लेकिन यहाँ लोग ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आ रही, उनको लगता है कि अमेरिका नहीं गए तो फिर आपका पूरा टैलेंट बेकार चला गया। तो इसलिए हमको कैंसिल करना पड़ा। बट मुझे आप सब पे बहुत गर्व है, आपने बहुत मेहनत किया है, आप अच्छा किए और आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप जाइए और देश के लिए अच्छा काम करिए। तो ये एक हमारा पहला अनुभव हुआ वो आईआईटी में इसके बारे में। सामान्य तौर पे मतलब जैसे आईआईटी का हम लोग का रिजल्ट, आईएएस का रिजल्ट आया, आईएएस का रिजल्ट आने के बाद अगला काम जो किया आईआईटी ने, अगले साल तक हमारे बैच से पहले बार गेट का सिस्टम प्रारंभ हुआ। गेट का सिस्टम जो एंट्रेंस टू मास्टर्स प्रोग्राम, और उसमें स्कॉलरशिप भी अच्छी खासी स्कॉलरशिप थी। मुझे ख्याल है कुछ 1800 रुपये या कुछ इस तरह से स्कॉलरशिप मिलती थी। एग्जैक्ट अमाउंट मुझे याद नहीं है, बट अच्छा खासा स्कॉलरशिप मिलती थी, या 1200 मिलता था। तो गेट का जो काउंसलिंग का डेट था उन्होंने प्री के साथ जोड़ दिया। हम लोग बच गए उससे, नहीं तो अगर ऐसा होता तो शायद हम एक साल और पीछे हो जाते। मैंने गेट का जो काउंसलिंग होता है, एक तो रिटन एग्जाम होता है, रिटन के बाद काउंसलिंग होता है। तो काउंसलिंग में आप जाते हैं तो आप सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा विषय और कौन जगह आप जाएंगे। तो उन्होंने उसका डेट वही कर दिया। मुझे पता नहीं आज की डेट में है कि नहीं है, लेकिन अगले साल से उन्होंने जो जरूर किया आईआईटी में कि गेट का काउंसलिंग का डेट सेम कर दिया जो डेट आईएएस के प्रीलिम का एग्जाम होता था, जून का एग्जाम होता था। ये भी उनका जो एक बड़ा मेजर ये चीज़ था। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी थे जो इसको पॉजिटिव इसको सोचते थे, और बाद में जब मैं कानपुर में पोस्ट हुआ तो फिर मैंने तो फिर मिल करके बहुत उपयोग किया आईआईटी कानपुर का। नहीं सर, वही मैं पूछना चाह रहा था कि उस ज़माने में यूपीएससी का चार्म कितना था, क्योंकि अभी लास्ट ईयर हमारे कॉलेज के आदित्य ने टॉप किया था यूपीएससी, तो उन्हें भी काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया कि वाई IITians आर कमिंग इनटू द सर्विस। तो आई वांट टू नो कि उस टाइम पे क्या चार्म था एंड अभी क्या चेंजेस आपको दिखते हैं? नहीं, उस समय ऐसा था कि एक सुधीर व्यास हुआ करते थे जो फॉरेन सर्विस में गए थे, उन्होंने आईएएस में टॉप किया था। वो इंडियन फॉरेन सर्विस में गए थे। उनके बाद से हर साल कुछ कुछ लोग, जब ये मुझे ख्याल है 1979 में पहले बार इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का जो है उसका सब्जेक्ट बनाया गया, तब से आईआईटी के लोग धीरे धीरे आना चालू हो गए। और मुझे ख्याल है हर साल कोई 1, 2, 3 आते थे। मेरे बैच में 1984 बैच में पहले बार 8 लोग आए थे, और आगे चल करके और ज़्यादा संख्या बढ़ गई थी। ऐसा लोग कहते हैं, मतलब सामान्य तौर पे हमसे भी कई लोगों ने कहा कि भाई तुमने 5 साल पढ़ाई की पूरी आईआईटी की, इतनी महंगी पढ़ाई, बहुत तुमको रिड्यूस रेट पे मतलब सरकार के पब्लिक के जो टैक्स मनी है उस टैक्स मनी से आपको पढ़ाया गया और आपने पूरा बर्बाद कर दिया उसको आईएएस में जाकर के। मैं इससे सहमत नहीं हूँ, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि हमने कोई बर्बाद कर दिया। इनफैक्ट मुझे लगता है कि मेरा आईआईटी का एजुकेशन मेरे बहुत काम आया। मैं पूरे जो 40 साल सेवा किया उसमें मैं कई जगह कोट करता रहा हूँ कि आईआईटी का एजुकेशन मुझे कैसे मदद किया। सर वही मैं जानना चाहूँगा कि कैसे मदद किया। जब आप एडीएम थे, एसडीएम थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, तो वहाँ से लेकर जब आप चीफ सेक्रेटरी तक बने, तो उस पूरी प्रोसेस के दौरान कैसे कैसे आपने आईआईटी का और टेक्नोलॉजी का यूज़ किया अपनी सर्विस में? देखो, पहला चीज़ तो आईआईटी ने हमको कई चीज़ सिखाई। एक तो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में नेवर गिव अप, हैव फेथ इन यू एंड डू योर बेस्ट। उस कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में, और वो हमको हमेशा काम आया। यहाँ तक कि जब आईएएस का इम्तहान, मैंने जब सिविल सर्विसेज का इम्तहान में दे रहा था, मेरा फिजिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पेपर कंसेक्यूटिव डेज थे। मेरा भाई, जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अपने छोटे भाई के साथ रह करके इम्तहान दिया, सब लोग कह रहे थे भैया कैसे आप दे पाएंगे, 2 दिन लगातार इम्तहान देंगे, बीच में 4-5 दिन का गैप चाहिए। मैंने कहा मुझे तो फिर डर ही नहीं लगता था। मैंने आईआईटी एजुकेशन ने मुझे फियरलेस बना दिया। कितना भी मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन मेरे सामने खड़ा कर दो, मैं कभी उससे डरता नहीं। इतना मैं हार्डेंड हो चुका, इतना सीजनड हो चुका हूँ, जैसे कि लकड़ी को पानी के अंदर आपने सीजनिंग कर दी, उस तरह की सीजनिंग आईआईटी एजुकेशन में हो जाती है। किसी सिचुएशन से आप भयाक्रांत नहीं होते। दूसरा चीज़, आईआईटी में एक
हम लोग को TA11, पता नहीं अब TA11 होता कि नहीं। सर है अभी भी TA11। TA11 हमका जो कोर्स होता था, मुझे ख्याल है डॉक्टर भट्टाचार्य हम लोग पढ़ाए थे, मुझे ख्याल है यही नाम होगा या कुछ और नाम हो सकता है। उस कोर्स में हमें मैंने पहला कोर्स होता है इंजीनियरिंग का कि इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं। जैसे हम ब्रेन स्टॉर्मिंग का सिस्टम हम पहले सीखते हैं कि कैसे कुछ लोग मिल करके किसी विषय पे ब्रेन स्टॉर्म करेंगे, तो ब्रेन स्टॉर्म करने से कई सारी आइडियाज निकलेंगी, उन आइडियाज को कैसे सिंथेसाइज करके किसी सोल्यूशन में निकाल सकते हैं। मैंने इसका बहुत यूज़ किया हूँ। मैंने हमारे सामने में हर चीज़, जैसे मैं सेक्रेटरी भी जब भारत सरकार में था, चीफ सेक्रेटरी भी था उत्तर प्रदेश सरकार में, या जिस किसी पद पे रहा हूँ, कलेक्टर रहा हूँ, मैं लोगों को बैठा लेता था, बैठा करके लोगों से बात करता था, और बात करके किसी विषय पर जब 10 किस्म के जब व्यूज आ जाते थे तो उससे सिंथेसाइज हो जाता, तो उससे सही से निकल जाती थी कि क्या चीज़ सही हो सकता है। केवल अकेला अगर हम सोचें कि हम ही सब कुछ कर देंगे, तो मुझे लगता है कि उसमें आप मैंने यू में बी एक्सेलेंट बट येट यू में मिस सर्टेन पॉइंट्स, कुछ आपका कहीं ना कहीं कोई चीज़ मिस हो सकता है। ये हमको ब्रेन स्टॉर्म से। दूसरा चीज़ हमको उसमें आता था कि देयर इज नो परफेक्ट सोल्यूशन टू एनीथिंग। अगर आप परफेक्ट सोल्यूशन का सोचोगे तो जिंदगी में कभी कोई काम कर ही नहीं सकते। यू हैव टू गेट द बेस्ट, यू हैव टू गेट द मोस्ट ऑप्टिमम सोल्यूशन। आपसे सबसे अच्छा क्या सोल्यूशन हो सकता है गिवन द कंस्ट्रेंट्स, गिवन द सिचुएशन। उस सिचुएशन में कैसे आप अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हो, कैसे अपने गेन्स को मैक्सिमाइज कर सकते हो। यू हैव टू ऑप्टिमाइज। ये भी हमने बहुत जगह उसको यूज़ किया, तमाम सारे उसमें यूज़ किया, जो हमें आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स उसमें TA11 में हमको, मुझे जब मैं आपको बोल रहा हूँ तो मुझे कोर्स के हमारे प्रोफेसर पढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, और मैं इसको यूज़ करता था, जो है कि आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की। कई बार होता है कि हम लोग एक चीज़ में हमारे ऐसे ब्लाइंड स्पॉट्स बन जाते हैं कि हम उसके बियॉन्ड सोचते ही नहीं है। आंख बंद करिए, सोचिए उसको कुछ और, उसके बाहर जाइए, सोल्यूशन अलग से निकलेगा, सोल्यूशन उसके बाहर निकलेगा। मुझे ख्याल है जब हमें प्रधानमंत्री जी ने जब एक बात कही थी, प्रधानमंत्री आवास योजना जो हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम है, कि उसका शुरू में जब मैं सेक्रेटरी बना था तो एक प्रगति मीटिंग में जब उन्होंने कही कि क्या आप ऐसा नहीं कर सकते कि जब 1 करोड़ मकान बना रहे हैं तो दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी को आप हिंदुस्तान में ले आए। तो एक सामान्य उत्तर क्या देंगे? वही हमने उसमें उत्तर दिया कि सर हम ऐसा करते हैं कि एक एग्जीबिशन कम कन्वेंशन इस पर ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, दुनिया भर के लोगों को इनवाइट करेंगे, उनका जो टेक्नोलॉजी होगा उसको डिस्प्ले करेंगे, लोग आएंगे, देखेंगे, उससे सीखेंगे। उन्होंने कहा नहीं, कुछ और सोचिए, क्या आप कोई चैलेंज कर सकते हैं, किसी तरह से कंपटीशन के माध्यम से आप लोगों को ला सकते हैं। तो जो PM साहब ने एक रास्ता हमारे लिए खोल दिया, ओपन कर दिया कि क्या आप ऐसा कुछ सोच सकते हैं। अब हमने अपना वो कंसल्टेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया, और करते करते मुझे ख्याल है कि जब हमने इसके बारे में बहुत सारे लोगों से कंसल्ट किया, देश के जितने सारे इंजीनियरिंग के जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, या हमारे इंजीनियरिंग के जो और बॉडीज़ हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडीज़ हैं, विदेशों से लोगों को बुलाया, तमाम सारे उनसे संपर्क किया, कुछ कि क्या हम लोग कर सकते हैं इसके बारे में। क्योंकि ऐसा जो प्रधानमंत्री का सोचना है कि क्या हम कोई चैलेंज या कोई कंपटीशन करके देश में दुनिया का बेस्ट टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, कैसे इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ला सकते हैं। मुझे ख्याल है ये सब चीज़ें करके हमने एक लास्ट में एक सेमिनार रखा था, एक वर्कशॉप रखा था 2 दिन का। उस वर्कशॉप पे हम लोग फाइनल करने का सोच रहे थे। मैं अपने साथ, हमारा जो जॉइंट सेक्रेटरी था अमृत अभिजात, इसके उनको मैं बॉम्बे टूर था, मैं उनके अपने साथ ले गया था कि चलो फ्लाइट में तुमसे बात करेंगे। वहाँ भी उनका कुछ काम था, हमारा भी और भी कई सारे काम थे। हमने कहा बात करेंगे, और बात करके अब तक जितना हुआ उसका निकालेंगे रस की क्या चीज़ निकला है। तो बात किया तो मेरा तो माथा बिल्कुल मुझे आई गॉट वेरी पर्टर्ब्ड कि ऐसा कुछ बना ही नहीं, क्या हम लोग निकालेंगे, क्या जवाब देंगे, कैसे करेंगे। और कल हमारा वर्कशॉप है, तमाम लोग एक्सपर्ट, कुछ कोई हार्वर्ड से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, विदेशों से भी है, देश भर के तमाम सारे लोग बुलाए, उनके सामने कोई बेस प्रेजेंटेशन तो करेंगे, कुछ तो करेंगे हम लोग, जिसके आधार पे फिर पूरी 2 दिन का डिस्कशन होगा। कुछ बना ही नहीं था। उन्होंने कहा कि इन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा। हमने कहा इससे तो काम नहीं चलेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा। मुझे ख्याल है जब लोग वापस आने वाले थे शाम को, हमारी फ्लाइट थी वापस आने की, हमारी फ्लाइट 2 घंटे लेट हो गई बॉम्बे एयरपोर्ट के ऊपर। मैंने कहा भैया ऐसा करो, मुझे सादा पन्ना लाओ। और मेरे पॉकेट में वैसा एक ब्लू पेन होती है और रेड पेन होती है। रेड पेन में करेक्शन करता हूँ, ब्लू पेन से मैं बहुत सी चीज़ लिखता हूँ।
मैंने अपना लाल स्याही का पेन निकाला और जो हम लोग फ्लो डायग्राम बनाते हैं ऐसे ही कुछ, मैंने, क्योंकि मेरा दिमाग जब से मैं उनका देखा था, प्रीवियस डे जो देखा था, उसके बाद कंटिन्यूस मेरे दिमाग में चीज चहलकदमी कर रही थी कि क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कुछ तो सोल्यूशन निकालना होगा। वो जो मैंने फ्लो डायग्राम बनाया, दैट बिकेम द बेसिस फॉर ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी। मैंने ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज GHTC जो है इंडिया ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज का पूरा बेस बनाया कि कैसे कैसे पूरा फ्रेमवर्क बनेगा। वो मेरे पास है, वो पेपर है रेड कलर में मेरा बनाया हुआ डायग्राम, उसमें काट करके मैंने कहा कि अब तब ऐसा करो। 1-1.5 घंटा मुझे लगा फ्लो पूरा बनाने में, कई चीज़ काटा उसमें, मैंने ये काटा, इसको किया, ऐसे चेंज किया और उसको कहा कि देखो अमृत ऐसा करो, इसको फ़ोटो खींचो, तुरंत इसको भेजो वहाँ दिल्ली भेजो, और हम लोग को एयरपोर्ट के ऊपर हम एक मीटिंग करेंगे। एयरपोर्ट से निकल करके वहाँ पे एक जगह वो जहाँ लोग कुछ लोग ठहरे हुए हैं, एरो सिटी में ठहरे, वहाँ पे हम लोग मीटिंग करेंगे और मीटिंग करके रात ही इसको पूरा चीज़ को कंप्यूटर के ऊपर डालो, हम उसको एक बार दोबारा फिर दिमाग लगाएंगे, उसको सुधार करेंगे। ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज का पूरा पूरा फ्रेमवर्क उसी फ्लो डायग्राम से बना। आशा, अफोर्डेबल सस्टेनेबल हाउसिंग एक्सेलरेटर्स, आशा का पूरा फ्रेमवर्क उसी से निकला। ये पूरा का पूरा जो हमारा न्यू टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट का पूरा फ्रेमवर्क उससे निकला। ये सारा चीज़ हमारे उसके उस पे कागज़ बना। ये हमारा IIT एजुकेशन था कि गिवन ए प्रॉब्लम, वो TA 101 में कि आप एक बार दिमाग को प्रॉब्लम दे दो, ब्रेनस्टॉर्म करो, सोल्यूशन आपको निकलेगा, सोल्यूशन निकलेगा। ये भी हमको बड़ा सारा काम आया। और कई सारी जगह मैं कहता हूँ, मुझे तो जब मैं कलेक्टर हुआ करता था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुआ करता था, बहुत चीज़ में सर्किट जैसा सोचता था। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, मतलब इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। मैंने डॉक्टर RN विश्वास को, अगर कभी मेरा सुनेंगे इसको तो उनको अच्छा लगेगा कि हमें वो सर्किट का जो मुझे मैंने क्या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 306 जो करते थे, वो E306 का जो कोर्स करते थे, मुझे ख्याल है कि पहला मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन था हम लोगों का, और उस मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में पूरा एक पन्ने का उन्होंने एक सर्किट बना दिया था और 3 क्वेश्चन दूसरे साइड में लिखा था। पहला क्वेश्चन का जो कोई आंसर करेगा तो उसको तभी वो दूसरे का आंसर दे सकता है, दूसरा करेगा तभी वो तीसरे का आंसर दे सकता है। यानी पहले में ही अगर आप अटक गए तो आपको साइफर 0 नंबर मिल गए। तो जो है और RN विश्वास से लोग बहुत डरा करते थे। उस कोर्स में TA 306 में जब उनका जो पहला मिड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन था, और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बना रखा था। सब भगवान, मैं तो भगवान पे इतना विश्वास करता हूँ, मुझे लगा भगवान ही मेरा सॉल्व कर दे। मैंने तीनों पार्ट कर दिया और मुझे जो भी उनका 10 में 10 या 20 में 20 जितना था, फुल मार्क मुझे मिल गया। ज़्यादातर लोगों को उसमें 0 मिला था, 80% ज़्यादा लोगों को 0 मिलता है, कुछ लोगों को कुछ पार्ट मिला था। मुझे नहीं लगता कि मेरे अलावा किसी और को जो है फुल मार्क्स मिला था उसमें। एक बंदा था हमारे क्लासमेट था, उसको तो उसने पूरे 1 घंटे का जो पेपर होता था मिड सेमेस्टर, उसने पूरा एक पेड़ बनाया था और पेड़ बना के उसमें लिखा था इग्नोरेंस इज ब्लिस। RN विश्वास हम लोग को कॉपी दिखाने का सिस्टम होता था, तो जब कॉपी दिखाया उन्होंने तो कॉपी दिखा करके हम लोग को बोलो देखो दिस इज द बेस्ट आंसर, इग्नोरेंस इज ब्लिस। लेकिन मैं ये तो दिस वाज इन अ लाइटर वे, मैं जो सर्किट सॉल्व करता था जब कलेक्टर होता था, SDM होता था, मैं बहुत चीज़ों को सर्किट जैसे सॉल्व करता था। ये करूँगा तो ये होगा, ये करूँगा तो ये होगा, ये करूँगा तो ये होगा। वो दिमाग में फटाफट मेरा सोल्यूशन निकल जाता था। मुश्किल से मुश्किल, जैसे आगरा में मैं कलेक्टर था, लॉ एंड ऑर्डर की मेजर प्रॉब्लम हुई, चाहे फतेहपुर सीकरी में हुई हो या आगरा में हुई हो, सब चीज़ों को मैं सर्किट जैसे सॉल्व कर लेता था। वैसे मैं सोच लेता था, तो सोच करके उसके हिसाब से सोल्यूशन निकालता था। तो IIT के एजुकेशन का ये भी हमें बड़ा सारा फ़ायदा निकला। सर आई गेस IIT का जो इकोसिस्टम है वो हीरे तराशने का काम करते हैं। जिस तरीके से आप प्रॉब्लम को एनालाइज करते हो, जिस तरीके से आप सोल्व करते हो, आइडेंटिफाई करते हो, जो एनालिटिकल माइंड आपका है वो IIT कानपुर की ही देन है। बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो IIT में हमें जो सिस्टमिक अप्रोच है, इनपुट आउटपुट एंड द प्रोसेस, इनपुट आउटपुट एंड द प्रोसेस, ये जो पूरा अप्रोच है, ये अप्रोच हमारा IIT कानपुर की देन है कि हम क्या करेंगे, कैसे, क्या चीज़ हमको पहले सोचेंगे कि क्या निकालना है, क्या चीज़ हम देंगे और क्या हम प्रोसेस करेंगे। ये पूरा पूरा या मॉड्यूलर अप्रोच, मैंने जैसे हमारे सेंट्रल विस्टा का काम हुआ, और सेंट्रल विस्टा के काम को हम इतना क्लोजली सारा का सारा देख रहे थे कि मुझे हर चीज़ मॉड्यूलरिटी के हिसाब से दिखता था मुझे।
पार्लियामेंट बनाना, तो पार्लियामेंट बनाने के लिए कैसे पार्लियामेंट को बनाने में कितना सारा चीज़ इन्वॉल्व होगा, कितने सारे एक सिस्टम में कितने सारे सब सिस्टम्स हैं, उन सब सिस्टम से कितने सब सिस्टम्स हैं, उनके लिए किसको कहाँ कहाँ पे लगा सकते, एक साथ इन सारी चीज़ों को हम जो देख सकते हैं, ये देखने का जो नज़रिया जो है ना, ये देखने का नज़रिया मुझे IIT कानपुर में मिला। मैंने हम कितने ज़्यादा उसको डिटेल में जा करके, उतनी गहराई में जा करके, जैसे कि हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला गियर के अंदर जो दूसरा गियर लगाता था, तीसरा गियर लगाता था, जो हम लोग वो भी थोड़ा मोड़ा तो पढ़े ही है, थोड़ा मैकेनिकल पढ़े, थोड़ा सिविल इंजीनियरिंग पढ़े, ज़्यादा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स हम ज़्यादा पढ़े, क्योंकि हमारा मेन कोर्स तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता था। तो वो जो कैसे कैसे सिस्टम ऑपरेट करता है, वो भी चीज़ हमको बड़ा मतलब क्या कहेंगे, वो IIT का सिस्टम, जैसे कि मैं कोई भी चीज़ करता था, उस चीज़ को करने में मुझे ये बहुत मदद किया है। सर, इसके सिवा एक ट्रांजिशन आपकी लाइफ में, जब आप पहली बार कानपुर आए तब आप IIT कानपुर में स्टूडेंट थे, लेकिन जब दूसरी बार आपकी पोस्टिंग हुई कानपुर के अंदर, जब आप वाइस चेयरमैन थे कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के, तो वो जो ट्रांजिशन हुआ, फिर वहाँ पे आपने जो काम किया, उसके बारे में आप मुझे जरूर बताइए। अगर आपको याद हो तो एक बार हमारी याद है मुझे, क्योंकि ये सब चीज़ें इतनी मैं गहराई में चला जाता हूँ कि मेरे अंदर इंटरनलाइज हो जाता है सब चीज़ें। मुझे एक बार याद है हमारी फोन पे बात हुई थी, तो आपने बोला था कि कानपुर बड़ा बेअदब शहर हुआ करता था। मैं बताता हूँ, वही कहानी बताता हूँ मैं तुम्हें, 2-3 चीज़ बताता हूँ। पहले जब मैं आगरा में कलेक्टर हुआ करता था 96 to 98, यानी का बड़ा प्रोग्राम कराया था, वो सब भी चीज़ मुझे, वो हिम्मत मुझे, वो IIT की एजुकेशन से मुझे सारी हिम्मत आई थी। मैं जब कानपुर से, आगरा से कानपुर आया, तो मुझे बहुत कुछ अच्छा लगा मुझे कानपुर। एक तो अच्छा इसलिए लगा कि मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे माननीय कल्याण सिंह जी को, जो कि उसमें अब तो भगवान के पास गोलोक में है। उन्होंने किसी पॉलिटिकल वजह से मुझे वहाँ से हटाना पड़ा, उनको आगरा से हटाना पड़ा, लेकिन उन्होंने इतना मुझे प्यार देते थे कि उन्होंने मुझे कानपुर, जो कि बहुत बड़ा डेवलपमेंट अथॉरिटी, वहाँ का वाइस चेयर बनाया। सामान्य तौर पर वहाँ कमिश्नर लेवल के अफसर बनते थे, मैं कमिश्नर बना नहीं था, मुझे 2 साल 3 साल लगते थे कमिश्नर बनने में, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे वहाँ पर वाइस चेयरमैन KDA बनाया। जब मैं वहाँ गया तो मेरे मन में एक बात आई, ये मेरा अपना संकल्प था, मेरे मन में एक बात आई कि जब मैं पढ़ता था IIT में, तो हम लोग एक कहानी सुनते थे कि कानपुर एक ऐसा बेढब शहर है जहाँ पे घंटा घर में घंटा नहीं है, फूल बाग में फूल नहीं है, मोती बाग में पानी, मोती झील में पानी नहीं है। मैंने नाम झील है लेकिन पानी नहीं है, घंटाघर नाम घंटा है लेकिन घंटा ही नहीं है वहाँ पे, फूल बाग नाम है लेकिन फूल नहीं वहाँ पे। तो ऐसा बेढब शहर है। तो मेरे मन में आया कि हम ऐसा कुछ करेंगे कि जिससे कि हम चाहे यहाँ 6 महीने रहे, चाहे साल भर रहे, चाहे 5 साल रहे, जितना मुझे मालूम नहीं, सरकार में हम लोगों का तो कोई ठिकाना होता नहीं, कितने दिन कोई पोस्टिंग, हमारी कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्टिंग है नहीं, कब हट जाए मालूम नहीं। और मैं एग्जैक्टली 9 साढ़े 9 महीने था कि उसके बाद मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया था, सिडनी पढ़ने के लिए, MBA करने चला गया था। 9.5 महीने था मैं वहाँ पर। ये मैंने तय किया कि इस कहानी को तो मैं हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा, और मैं शेयर करता हूँ कि कैसे ख़त्म किया। पहला जो था आपका, घंटा घर में घंटा नहीं, घंटा घर में घंटा नहीं। ऐसा था कि 2-3 प्रॉब्लम थी वहाँ पे। जो घंटा घर था, चारों तरफ से बहुत इंक्रोचमेंट था वहाँ पे, पूरा घिरा हुआ था। रेलवे स्टेशन के जस्ट बाहर था वो। रेलवे स्टेशन पे वहाँ पे बस अड्डा हुआ करता था, पूरा का पूरा बसें वहाँ पे जाम रहती थी। हम लोग जब आते थे तब अपना पूरा होल्डाल, और वो सब उस जमाने में होल्डाल चलता था, होल्डाल और अपना बट सूटकेस वगैरह लेके आते थे। बड़ी परेशानी वहाँ से निकलती होती थी। तो पहला था कि हमको इनको बस अड्डा को हटाना है, इससे इंक्रोचमेंट हटाना है। और जो घंटा घर बना हुआ था, अंग्रेजों के ज़माने का घंटा घर बना हुआ था, उसमें घड़ियाँ नहीं थी, तो उनमें घड़ियाँ लगवाना है। तो पहला काम मैंने किया कि उसको घंटा घर के नीचे हमने एक छोटा सा पुलिस चौकी बनवा दिया। यानी पुलिस वाले अगर बैठेंगे तो इसके बाद फिर ये बदमाशी जो है चारों तरफ इंक्रोचमेंट है वो खत्म हो जाएगा। वो एक कमरा बनवाया मैंने, जिसमें पुलिस को बैठने के लिए पुलिस चौकी बनाया घंटा घर के ठीक नीचे। जब पुलिस चौकी बन जाएगी तो उनकी नज़र रहेगी, तो ये सब बदमाशी नहीं होगी। घंटा का मुझे ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। जब मैं आगरा में कलेक्टर था तो आगरा के कलेक्ट्रेट में भी घड़ियाँ नहीं थी। बहुत बढ़िया वहाँ पे जो है घंटा घर बना हुआ था। ब्रिटिश पीरियड में जहाँ जहाँ बिल्डिंग बनती थी वो घंटा घर जरूर बनाते थे वो लोग, पता नहीं उनके कुछ ऐसा रहा होगा, मतलब जो भी कारण रहा हो। तो वहाँ मैंने टाइटन से घड़ियाँ वहाँ डोनेट करवाया था। टाइटन कंपनी से मैंने कहा था कि आपका प्रचार होगा, लिख देंगे, और आप वो देने को तैयार हो गए। तो उन्होंने 4 घड़ियाँ वहाँ हमको दान की थी आगरा के कलेक्ट्रेट के ऊपर जो भीड़ लगी हुई है। उनसे फिर मैंने दोबारा संपर्क किया कि भाई हमको यहाँ भी आपको 4 घड़ियाँ दे दिए। कानपुर आगरा से बड़ा शहर है,
इंडस्ट्रियल शहर है, वो बहुत सारी आबादी भी उसकी बहुत ज़्यादा है, तो इसका आपके लिए भी अच्छा रहेगा। वो लोग मान गए मेरी बात। तो नीचे हमने चौकी बनवा दी और ऊपर टाइटन से हमने घड़ी उनसे ले ली, तो 4 बड़ी घड़ियाँ जो कि घंटा लग गई। लेकिन इतने से मेरा मन माना नहीं, क्योंकि हमको वो जो गंदगी थी वहाँ पे, जब बस स्टेशन वाली आगे पूरा जाम लग जाता था, वहीं पे बसें सभी जगह से बस वहाँ पे आती थी। मैं घूमा आसपास के इस बस स्टेशन को कहाँ ले जा सकते हैं, रेलवे स्टेशन के पास तो ठीक नहीं है। तो मुझे वहाँ एक अपॉर्चुनिटी दिखी, वहाँ एक राख की मंडी थी रेलवे विभाग की। जब चला करती थी वो जो कोयले वाली गाड़ियाँ चला करती थी, बहुत सारा राख होता था, और राख का पूरा जो एक मैंने ऐश पॉन्ड कहते थे उसको, ऐश पॉन्ड था वहाँ पे। जो मैंने रेलवे के वहाँ के अधिकारी से, उनसे मैंने संपर्क किया कि अगर आपको रेलवे का ये अगर हम लेना चाहें, और यहाँ हम अपने लिए नहीं, यहाँ पे बस स्टेशन शिफ्ट करेंगे, बहुत करीब है रेलवे स्टेशन के, और होना भी चाहिए, करीब होना चाहिए कि कोई अगर कहीं दूर से आता है ट्रेन पकड़नी तो तुरंत अपना रिक्शा से जैसे तैसे रेलवे स्टेशन पहुँच जाए। तो उनको बात समझ में आई। हमने कहा कि इसको हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं, अगर आप दूसरा लैंड हमसे ले लीजिए, अच्छा लैंड आपको दे देंगे, और आप हमको ये ख़राब लैंड जो कि आपके किसी काम का नहीं है, इसको ठीक करने में आपको बहुत मेहनत लगेगी, इसको हमको दे दीजिए। बात हुई और वो सब चीज़ तय हो गया। हमने उन्हें एक अच्छा खासा लैंड जो है KDA का जो लैंड था, कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का लैंड था, जो कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पास था, आज़ाद नगर में था। हमने वो लैंड उनको दिया। हमारे कमिश्नर साहब अध्यक्ष हुआ करते थे इसके, मिस्टर अजय शंकर साहब, बहुत काफ़ी प्रोएक्टिव, मैंने खुले दिमाग के अधिकारी हुआ करते थे, उस चीज़ों को निर्णय लेने के अधिकारी हुआ करते थे। उनको मैंने बताया, उनको बड़ी खुशी हुई। हमने तय करा करके जो KDA की ज़मीन, हमने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पास की ज़मीन हमने उनको दे दी, और ये लैंड ले लिया, और ये प्लान बना दिया कि हमारा बस स्टैंड यहाँ बनेगा। बना नहीं बस स्टैंड मेरे 9 महीने में, 9 महीने तो ये सब करते करते मुझे लग गया, लेकिन प्लान मैंने कर दिया था कि बस स्टैंड यहाँ बनेगा। बना। हमारे सक्सेसर जो NN प्रसाद साहब आए, जो आज भगवान के पास, अब उनका ईश्वर के पास चले गए, तो हमसे सीनियर थे, 3 साल सीनियर हुआ करते थे। तो NN प्रसाद साहब ने वहाँ पे बस स्टैंड बनवाया वो, और आज वो झकरकट्टी का बस स्टैंड जो कहते हैं, वो मैंने उसको प्लान किया था, जिसकी वजह से वो पूरा रेलवे स्टेशन का जो सामने का जो इलाका था, जो शहर की तरफ आने का इलाका था, पूरा क्लीन हो गया, और यहाँ पे आपका घंटा भी लग गया और पुलिस चौकी भी लग गई, और जितना इंक्रोचमेंट था वो सब ठीक हो गया। और अब तो और सुंदर हो गया। जब कानपुर में, जब मैं अर्बन सेक्रेटरी था और मेट्रो का मैंने जो डेवलपमेंट किया, बिल्कुल सर, वही मैं कहने वाला तो था। मेट्रो के डेवलपमेंट के बाद, वो मैं बाद में आता हूँ, मेट्रो के डेवलपमेंट, वो इलाका बहुत सुंदर हो गया। पहला तो काम ये हो गया। दूसरा जो है, जो ये था कि इसका जो है फूल बाग में फूल नहीं है। अब मैं गया, उसको फूल बाग में गया, वहाँ पे फूल बाग का जो एक बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है वहाँ पे, उसको पुराना नाम उसका KM हॉल है, किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉल, या नया नाम उसका जो है गांधी भवन है। लोग ज़्यादा तो उसको KM हॉल ही कहते हैं, लेकिन गांधी भवन उसका नाम है। वो जगह को मैं जाके उसका मुआयना किया। इतना सुंदर बिल्डिंग बनी हुई है। वो बनी थी इसलिए कि किंग एडवर्ड जब आए थे हिंदुस्तान 1935 में, जब कोरोनेशन के लिए आए थे, तो कोरोनेशन के समय उनकी इच्छा थी, वो कानपुर आके देखना चाह रहे थे कि कौन से लोग थे जो कि अंग्रेजों को काट के कुएं के अंदर, वही फूलबाग में जो कुआं है, उस कुएं के अंदर उसको डाल दिए थे। उस जगह को देखना था। हो सकता है कि उनका कोई रिश्तेदार वगैरह भी रहा हो उसमें, जो भी उस कुएं में चला गया हो सकता है, संभव उसको इतने कानपुर आने की उनकी इच्छा रही हो, तो उनके लिए हॉल बनाया गया था, KM हॉल बनाया गया था। लेकिन वो आए नहीं कानपुर। अब इस हॉल का जो है एक ट्रस्ट था, उस ट्रस्ट के अध्यक्ष हमारे कमिश्नर साहब होते थे। उसका जो एडमिनिस्ट्रेटर जो था, SDM हुआ करता था मुस्तफ़ा, हमारा IAS अफसर, अभी थोड़े दिन पहले रिजाइन किया सर्विस से, हमसे 5-6 साल जूनियर है। तो उन्होंने, मुस्तफ़ा साहब उसके SDM थे वहाँ पे। मैं गया, मुस्तफ़ा से कहा कि मैं देखना चाहता हूँ उस हॉल को। तो उस हॉल को जब गया देखने, तो देखा कि उसमें हमारा KDA की लाइब्रेरी थी। बेकार, कोई पढ़ने नहीं आता था, कुछ नहीं, इसे कुछ जगह घेर रखा था KDA ने, कोई समाज कल्याण विभाग ने घेर रखा था, कोई बेसिक शिक्षा ने घेर रखा था जगह। जब कुछ बाहर के कुछ 10-12 कमरे लोगों ने घेर रखे थे, अंदर कुछ नहीं था। पूरा का पूरा मैंने वुडन फ्लोरिंग थी, डांस फ्लोरिंग थी, इतने अच्छे झरोखे बने हुए थे, बहुत सुंदर, इतना सुंदर बिल्डिंग। मुझे देख के लगा कि यार इतना सारी प्रॉपर्टी सरकार की, मैंने है तो सरकार की प्रॉपर्टी, और उसको हम बेकार कर रहे हैं। तो मैंने कमिश्नर साहब से बात की कि सर इसको हम लोग कानपुर म्यूजियम बना देते हैं। उन्हें बात पसंद आई। हमने कहा, फिर चिट्ठी लिखवाया मैंने
सरकार को चिट्ठी लिखा है। शैलेश कृष्णा साहब तब उसमें कल्चर सेक्रेटरी हुआ करते थे, उनसे सब संपर्क किया, उनको बताया कि सर कि कानपुर है, बुंदेलखंड है, आसपास में बहुत सारे जो जो जितने आर्टिफैक्ट्स हैं उनको वहाँ पे डिस्प्ले करें, इसको कानपुर म्यूजियम बना दें। जो भी आता है शहर के बीचों बीच फूलबाग में यहाँ पे आएगा, देखेगा, इसको लोग एंजॉय करेंगे, टूरिस्ट अट्रैक्शन हो जाएगा। सरकार को बात पसंद आ गई, वो कानपुर म्यूजियम बन गया मेरे जाने के बाद। लेकिन मैंने प्लान कर दिया था, और जब म्यूजियम बन गया तो ऑब्वियसली म्यूजियम बनेगा तो फूल पत्ती लगेंगे उसके मेंटेनेंस के लिए, सारा तो फूल बाग में फूल हो गए। तीसरा जो था ये मोती झील में पानी नहीं था। अब नाम तो झील है, पानी नहीं है वहाँ पे। मैंने लोगों से पूछा भाई मोती झील में पानी आता कहाँ से? बोले सब बरसात का पानी है। मैं मानने को तैयार नहीं था भाई, बरसात का पानी तो अगर बरसात का पानी होता तो और गहरी झील होती, इसका जो है इनलेट आउटलेट और ज़्यादा, इसका कैचमेंट एरिया ज़्यादा होता, ज़्यादा पानी इकट्ठा करते तभी वो पानी झील स्टैंड। तो झील तो वो होती है जहाँ पानी होता है, झील वो थोड़ी होती है जो कि आपने गड्ढे को झील नहीं कह सकते, वो तो गड्ढा कह सकते हैं। मैंने फिर इसके बारे में जब रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि ये जो है मोती झील, इट वॉज ए ऑक्सीडेशन पॉन्ड फॉर गंगा जी के किनारे एक बेना झावर, गंगा जी के किनारे बेना झावर का जो वो वाटर बोर्ड है, जल संस्थान वाटर वर्क्स है, जहाँ पे वाटर को ट्रीट करते हैं, और वहीं से पूरा कैंट इलाका जो है, उस कैंट इलाके में पानी जाता है, उसका ये ऑक्सीडेशन पॉन्ड है। जो गंगा जी का पानी अपर गंगा कैनाल का एक माइनर है, वो माइनर रावतपुर होकर के आती है, वहाँ से रावतपुर से ये अंडरग्राउंड पाइप से वो पूरा यहाँ पे मोती झील तक आता है। और मोती झील में वो ऑक्सीडेशन करता है, मतलब उसको जैसे कि पानी में जो भी गंदगी होगी वो ऑक्सीडेशन से क्लीन हो जाएगी, और फिर उसके बाद वो अंडरग्राउंड ही वहाँ से बेना झाड़ चली जाती है, और बेना झाड़ जाके उसका ट्रीटमेंट होता है। जब मुझे ये बात पता चली, जब ये रिसर्च से बात पता चली, तो मैंने कहा कि तो भाई कमाल की चीज़ है, क्योंकि झील का पानी आता है या स्टैंड करता है और फिर यहाँ से जाता है, बरसाती पानी नहीं है। फिर इसके बाद जल निगम को मैंने ये काम दिया कि आप इस काम को करिए, और इसका जो पैसा होगा, पैसे की तो हमें कमी नहीं थी, मैंने इतना इनकम बढ़ा दिया था, 9 साढ़े 9 महीने में बहुत इनकम मैंने केडीए का बढ़ा दिया था, जैसे कि मेरे पैसे की कमी नहीं थी। मैंने कहा कि पैसा आपको देते, आप इसको क्लीन करिए। मेरे सामने पानी आ गया था वहाँ से, और हमारे जाने के बाद पानी जो पूरा लबालब भर गया, एन प्रसाद साहब ने, फिर उसमें नावें चलने लगी, आज वहाँ पे नावें चलती हैं। तो ये हमारा जो पन तीनों, इस कहानी को मैंने ख़त्म किया, वहाँ के परमानेंट ख़त्म किया। मैं आईआईटी का जब वहाँ पहुँचा, जब कानपुर से मैंने आगरा से कानपुर आया, तो कानपुर में मैंने ज्वाइन करने के बाद मैंने एक स्टेटमेंट दिया, जो पहले प्रेस में आते, कोई भी इंपॉर्टेंट आदमी आता है, कलेक्टर आए, कमिश्नर आए, वीसी आए, म्यूनिसिपल कमिश्नर आए, लोग प्रेस वाले उनको घेरते हैं। प्रेस वालों ने हमसे पूछा कि भाई आप आए हैं, आपका क्या एजेंडा? हमने कहा मेरा तो कोई एजेंडा नहीं है, लेकिन एक चीज़ मैं जानता हूँ, मैं आईआईटी का पढ़ा हुआ हूँ, और आईआईटी ज्ञान का भंडार है, और हम जो है वाइस चेयरमैन केडीए है, तो केडीए जो है ज़मीन का भंडार है, सारा यहाँ की ज़मीन केडीए की है। तो मेरे पास लैंड है, उनके पास ज्ञान है, हम दोनों का संगम कराएंगे। क्योंकि मैं चूँकि वहाँ का अलवनाई हूँ, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे साथ आप मिल करके हमारी मदद करिए, हम आपसे सारा काम कराएंगे। तो अब ये करके मैं अपने छुट्टी लिया, 1 हफ्ते का मुझे वाइंड अप करना था। आगरा में मैं बहुत पॉपुलर कलेक्टर हुआ करता था, बहुत सारे लोग मुझे प्यार देते थे, वहाँ के लोग। आज भी मैं जाऊँ तो आगरा में लोग मुझे ग्रीन आगरा, क्लीन आगरा के तौर पे याद करते हैं। वहाँ के लोग तुम्हारा यानी के प्रोग्राम में बहुत सारे, इतनी सारी मेरी चीज़ें वहाँ पे किया मैंने आगरा में, लोग बहुत याद करते हैं। तो मैं 1 दिन के बाद छुट्टी लेकर के कमिश्नर साहब से चला गया 1 हफ्ते के लिए, अलाउड है हमारे लिए। जब मैं लौट के आया तो मुझे कहा कमिश्नर ने कि अरे तुमने क्या बवाल कर दिया भाई डीएस, यहाँ तो सब ये चल रहा है कि भाई आईआईटी कानपुर जो सब देवी देवता लोग वहाँ बैठे हुए हैं, और तुम्हारे यहाँ केडीए में सब राक्षस बैठे हुए हैं। तो देवता और राक्षस तो एक साथ बैठ ही नहीं सकते, उनका तो वही समुद्र मंथन हुआ था। ये तुमने कहाँ से करा दिया, स्टेटमेंट दे दिया कि तुम आईआईटी कानपुर को केडीए में लगा दोगे। एंड सचमुच उस समय मैं निकाल के जो पुराने अखबारों को देखा, बहुत सारे प्रोफेसर इतने नाराज हो गए थे कि वो मैंने बेसिकली कहना चाह रहे थे, इन राक्षसों के बीच में कहाँ आईआईटी कानपुर अपना हाथ गंदा करने जाएगा। मुझे बड़ा बुरा फील हुआ कि मतलब ये तो बात अच्छी बात नहीं है। आप रह तो यहीं रहे हो, फैसिलिटी तो केडीए जो प्रोवाइड करता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इसको यूज़ कर रहे हो, चाहे आप जैसे भी हो। यू कैनॉट से कि भाई आप तो हमारे लिए अनटचेबल हो गए।
तो मैं उसके बाद जो है आईआईटी कानपुर के जो डायरेक्टर थे पद्मनाभन थे, उसमें प्रोफेसर पद्मनाभन हुआ करते थे, तो प्रोफेसर पद्मनाभन से जाके मैं मिला। उनसे मिलके मैंने कहा कि सर ऐसा ऐसा मैंने स्टेटमेंट दिया था और मेरे कहने का केवल इतना ही मतलब था कि मैं आपका अल्मा माटा हूँ, आप हमारे यहीं से मैं पैदा हुआ हूँ, आईआईटी कानपुर ने मुझे इतना पढ़ाया, तो आपके ज्ञान का फ़ायदा मैं लेना चाहता हूँ, क्या आप मुझे मदद करेंगे? तो उन्होंने कहा बिल्कुल मदद करेंगे। हमने कहा सर एक एमओयू साइन कर लेते हैं कि यू बिकम आवर नॉलेज पार्टनर, हम जो भी चाहे करेंगे उसमें आप हमारी मदद करिए और हम इतना आपको श्योर करते हैं कोई भी काम फ्री नहीं लेंगे, हर चीज़ का जो आप दाम बताएंगे हम दाम आपका पेमेंट करेंगे। ही वॉज वेरी हैप्पी। और उसके बाद हमने एक एमओयू साइन किया, मैंने और उनके डीन ने साइन किया, जहाँ पे प्रोफेसर पद्मनाभन और हमारे कमिश्नर साहब जो थे अजय शंकर साहब दोनों उपस्थित थे। 2 पन्ने का एमओयू था कि उनका बेसिकली दे विल बी आवर नॉलेज पार्टनर, दे विल हेल्प अस इन आई मीन अटेंडिंग टू द इशूज रिलेटेड टू द पब्लिक के जो भी इशूज उसको एड्रेस करेंगे, वो मदद करेंगे हमारी। और ये अच्छा न्यूज़ हो गया कानपुर के लिए, सबके लिए बढ़िया न्यूज़ हो गया। और फिर उसके बाद मैंने 3 चीज़ों में उनका प्रयोग किया। सबसे पहला तो मैंने उनका प्रयोग किया कि हमारी केडीए की जितनी प्रॉपर्टी थी, मैंने कहा इसको पूरा कंप्यूटराइज करा दीजिए, क्योंकि मैं तकलीफ पब्लिक की देखता हूँ कि लोग आते हैं और उनको अपने ज़मीन के बारे में जानकारी नहीं है, रजिस्टर में लोग ढूंढ रहे हैं, बहुत करप्शन होता है, बहुत सारा लोगों को तंग करते हैं, हरासमेंट करते हैं, टाइम बर्बाद करते हैं। बहुत सारे मैंने मेजर्स वहाँ पे लिए थे, अगेन कर्टसी माय आईआईटी एजुकेशन। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक बता दूं कि हमें एक बार हमारे केमिस्ट्री के प्रोफेसर कटियार थे, जो बाद में कानपुर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बने, वो एक दिन मेरे पास आ गए, वो मुझे केमिस्ट्री पढ़ाए थे। बेटा हमारे घर पे तुम्हारे यहाँ से कोई आ गया था। हमने कहा सर किस लिए? तो कोई केडी वाला आया कि हम कुछ अपने किचन में कुछ सुधार करा रहे हैं, अंदर जो है ईंटा उटा गिरा रखा था, उसको सुधार के थोड़ा बड़ा बनाना चाहते हैं। तो आगे हमसे पैसा मांग रहा था कि आप ये गलत काम कर रहे हैं, अगर आप हमको पैसा दे दीजिए, नहीं देंगे तो फिर हम आपका शिकायत कर देंगे, फिर आपके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। तो ऐसा कोई व्यवस्था है कि आगे मैंने किचन को अगर ठीक करना चाहें तो तुमको, हम सोचे तुमसे पूछ लें। अब हमारा बेटा ही यहाँ पे आजकल केडीए वीसी बन गया। तो मैंने कहा सर तो ऐसा कि हम लोग तो जो आउटर बिल्डिंग को कंट्रोल करते हैं, इनसाइड को नहीं करते, इसलिए करते हैं कि लोगों की कॉमन राइट्स, जैसे लोगों को पानी, बिजली, हवा, सब कुछ चीज़ बराबर मिली, इसलिए हम लोग उसका कितना मैंने उसके लेआउट में बाहर साइड में कितना छोड़ना है, क्या करना है, वो सब चीज़ हमारा बिल्डिंग प्लान के अप्रूवल करते हैं। हम अंदर का थोड़ा देखते हैं कि आप कितना कमरा बना रहे हैं, क्या करा रहे हैं। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आई कि आज प्रोफेसर कटियार जो है हमारे पास आ रहे हैं क्योंकि मैं उनका स्टूडेंट हूँ। आम आदमी के पास हमारा केडीए का कोई जाता होगा, वो क्या करता होगा? वो तो हमारे पास नहीं आ सकता है, डरता होगा, आता भी होगा तो हमारे लोग उसको हमसे मिलने नहीं देते होंगे। तो फिर एक सोल्यूशन मेरे दिमाग में आया और उस सोल्यूशन को मैंने लागू किया। मैंने कहा कि ऐसा करते हैं कि केडीए के हर एम्प्लॉय को मैं आइडेंटिटी कार्ड इशू करूंगा। मैंने उसी दिन निर्णय लिया, बुलाया अपने सेक्रेटरी, हमारे आईएएस पीसीएस के सीनियर अफसर होते थे, आरसी मिश्रा और भी जो 2-4 सीनियर अफसर बुलाए। मैंने कहा कि केडीए के हर एम्प्लॉय के पास आइडेंटिटी कार्ड। बोला साहब ये क्यों? मैंने कहा कभी कल को कानपुर में दंगा फसाद होता है, कल को कहीं ज़रूरत पड़े उनको बुलाने के लिए, तो लोगों का आइडेंटिटी रहेगी, उसमें उनका ब्लड ग्रुप रहेगा, उनका फोटो रहेगा, तो उससे उनको जानकारी मिल सकती है। कल को कोई एक्सीडेंट हो, कुछ हो, तो उनकी जानकारी है कि कौन आदमी है। हर आदमी के पास आइडेंटिटी का, बगैर आइडेंटिटी के एंटर नहीं करेगा आईआईटी हमारे जिसमें केडीए में एंटर नहीं करेगा। लोगों ने थोड़ा उससे खिलाफत की। हमने कहा कि इसके लिए हर एक की तनख्वाह से 50 रुपये काटेंगे, उनका फोटो खींचा जाएगा, कार्ड में छपेगा, उसको सारा बना करके लटकाने का सब कुछ चीज़ हम आपको दे देंगे और आपके पैसे काटेंगे। तो थोड़ा लोगों ने खिलाफत किया। हमने कहा नहीं, खिलाफत पर तो थोड़ा मैं पहले ऑलरेडी इतना सीरियस एक्शन ले चुका था, लोग डरते थे मुझसे, बहुत ज़्यादा डरते थे क्योंकि लोग जानते थे कि जो इनके सनक में आ गया, दिमाग में आ गया, वो तो कर ही देंगे, ये छोड़ेंगे नहीं। तो थोड़ा मोड़ा खिलाफ तो ठीक है, लोग मान गए। फिर अगला ऑर्डर मैंने किया कि जो लोग अथराइज में करूंगा जांच करने के लिए, फील्ड में जांच कर, उनका कार्ड पिंक कलर का होगा, बाकी सबका व्हाइट कलर का होगा। लोगों को समझ में नहीं आई बात। तो जिसको मैं अथराइज करूंगा कि ये लोग इंस्पेक्शन कर सकते हैं फील्ड में, ये लोग सारे के सारे पिंक कार्ड होल्डर होंगे, बाकी सब व्हाइट कार्ड, सबके व्हाइट कार्ड होंगे। तीसरा मैंने उसके बाद ऑर्डर कर दिया पब्लिक को कि भाई
अगर आपके पास कोई भी जांच करने वाला आता है केडीए का, आप उसका आइडेंटिटी कार्ड मांगे। अगर आइडेंटिटी कार्ड नहीं है तो उसको मत दिखाइए, और अगर आइडेंटिटी कार्ड उसका वाइट है तो तुरंत मेरा ये नंबर इस पर शिकायत करिए। सीधा हमारे यहाँ पे पीएस पर शिकायत आ रही है कि सो एंड सो आदमी आया था बेजात के लिए, वाइट आइडेंटिटी कार्ड था, पिंक है तो उसको दिखाइए क्योंकि ही हैज बीन अथराइज्ड। ऑब्वियसली ये सारी समस्या का निदान हो गया। मतलब बड़ा सिंपल सा जो एक सोल्यूशन मैंने निकाला, और वो सोल्यूशन जो है इससे क्लियर हो गया कि इससे खत्म हो गया। मैं आ रहा था कि आईआईटी कानपुर को हमने कहाँ पे 3 जगह यूज किया। तो पहला तुमने क्या कि पूरी प्रॉपर्टी का कंप्यूटराइजेशन। इनफैक्ट उत्तर प्रदेश के जितने सारे डेवलपमेंट अथॉरिटी में आईआईटी हमारा केडीए वाज वन ऑफ द फर्स्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसकी सारी प्रॉपर्टी पूरी कंप्यूटराइज हो गई। उन्होंने सीएमसी को, मैंने आईआईटी वाज और नॉलेज पार्टनर, उन्होंने कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट वहाँ के, उन्होंने सीएमसी को हायर किया और सीएमसी के लोगों ने उसको सारा काम पूरा करा। काम पूरा हुआ हमारे जाने के बाद, लेकिन मैंने शुरुआत करा दी थी, तो मैं 9.5 महीने था केवल। दूसरा काम हमने जो किया, जब मैं कानपुर में नया गया था, मुझे ख्याल है मैं अप्रैल के महीने में ज्वाइन किया था, अप्रैल 1998 में मैं ज्वाइन किया था। जून के महीने बहुत कस के बारिश आई, बहुत ह्यूज बारिश आई, और मुझे ख्याल है कि उसमें किदवई नगर में नाव चलानी पड़ी थी। इतनी ज़्यादा मैंने बारिश हो गई थी कि पूरी मैंने बाढ़ सी आ गई थी साउथ कानपुर में। और मेरा दिमाग सोचने लगा, यार क्यों ऐसा बाढ़ आ रहा है? पहले शहर में बाढ़ आने का कोई मतलब नहीं बनता है। गाँव में बाढ़ आ सकती है, शहर में कैसे बाढ़ आ सकती है? लेकिन समझ में आ गई शहर में बाढ़ इसलिए आई क्योंकि हमारे ड्रेनेज सिस्टम पूरा बंद है। ड्रेनेज एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। जो पानी, वो पानी नदी में नहीं पहुंच रहा है। अगर नदी में पानी नहीं पहुंचेगा तो जाएगा कहाँ पे? यहीं पे ठहर जाएगा, समय लगाएगा, निकलने में टाइम लगेगा। तो फिर, और ये बारिश तो बराबर हुई है पूरे कानपुर में, तो नॉर्थ कानपुर में बारिश का बाढ़ नहीं आया और साउथ कानपुर में बाढ़ आ गया। क्यों आया? क्योंकि नॉर्थ कानपुर जो है वो कैंट एरिया, ये पूरा अंग्रेजों के समय का बसा हुआ कानपुर है, पुराना जमाने का। साउथ कानपुर वो पूरा नया डेवलप हुआ है। तो जो नया डेवलप हुआ वो फर्दर डेवलप हो गया, या उस डेवलपमेंट में हमने ड्रेनेज सिस्टम को पूरा ध्यान नहीं दिया। तो मैं मिला अगेन प्रोफेसर पद्मनाभन से, मैंने कहा सर आपके सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को मैं हायर करना चाहता हूँ, उनकी कैपेसिटी हायर करना चाहता हूँ। उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो लोग हमारे लिए मास्टर ड्रेनेज प्लान बनाए कानपुर का, और ऐसा प्लान बनाए जिस उस प्लान को बनाने के लिए पूरा सेटेलाइट डाटा का यूज़ करें, उसको ग्राउंड ट्रूथिंग उसको करें, ज़मीन पे जाकर के अपने लोगों से ग्राउंड ट्रूथिंग करें, और उसको करके देखें कि कहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक है, या कहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम नहीं बना हुआ, या कौन सी ऐसा एक कॉलोनी बनाया दूसरी कॉलोनी बनाया बट दोनों के ड्रेनेज सिस्टम को नहीं जोड़ा आपने, तो फिर यहाँ का पानी वहाँ पे इकट्ठा होगा। तो ये सब सारा का सारा पूरा एक मास्टर ड्रेनेज प्लान, हमको अगर कोई बड़ा ड्रेन बनाना है तो ये भी बताइए, ये सब सारा बताइए। तो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कोई डॉक्टर सिंह होते थे, नाम याद नहीं है, जो भी सिंह थे, डॉक्टर सिंह थे, इतना याद है मुझे। उनसे मैंने संपर्क किया, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक करेंगे, पर जितना पैसा लगेगा। हमने कहा पैसा दे देंगे, पैसा की कोई दिक्कत नहीं, मनी वॉज नॉट ए प्रॉब्लम। वो इनकम हमारी बहुत बढ़ गई थी, ऐसे मेजर्स मैंने लिया था, बहुत बढ़ा दिया था इनकम। तो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने दिया, काम उन्होंने स्टार्ट किया। वही अपना सेटेलाइट डाटा से लेते थे, उसकी ग्राउंड ट्रूथिंग करने में पहले दिन ही इनकी पिटाई लग गई। आईआईटी कानपुर के जो लोग गए थे देखने के लिए, उसकी पब्लिक ने पिटाई कर दी। क्यों पिटाई कर दी? क्योंकि उनको लोगों को लगा कि ये लोग हम लोग का घर गिरवा देंगे। अच्छा, लोग ड्रेन के ऊपर जैसे घर बना देते हैं, ड्रेन को बंद कर देते हैं, वाटर बॉडीज को उसको बंद कर देते हैं, तो उसमें उन लोगों को डर लगा कि ये लोग तो इसी काम के आए। फिर पुलिस फोर्स लगाया मैंने उसके साथ कि भैया आपको पूरा फुल प्रोटेक्शन रहेगा, कहीं कुछ नहीं होने देंगे, बट यू हैव टू डू दिस, बिकॉज यू आर एन एक्सपर्ट, यू नीड टू डू इट। बहुत बढ़िया काम किया आईआईटी कानपुर ने। मुझे आज आई एम सो प्राउड ऑफ माई इंस्टीट्यूट कि आज तक उसके बाद कानपुर में बाढ़ नहीं आई, क्योंकि मैंने वो लगा, उनको 2-3 साल लगा बनाने में, और फिर उसको 4-5 साल लगा उसको पूरा सारा सिस्टम को एक्सिक्यूट करने में। धीरे धीरे केडीए ने सारा करा दिया, उसके बाद कभी बाढ़ नहीं आई कानपुर में। ये भी एक बड़ा काम किया। तीसरा चीज़ जो मैंने किया, अगेन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को मैंने हायर किया कि हमारा मास्टर प्लान बहुत सालों से नहीं बना था। मास्टर प्लान बनाने के लिए वो जो प्लेनिटेबल सर्वे और ये सब चीज़ करते करते बहुत टाइम लगता है। ऐसा मैंने पूछा कि क्यों नहीं बनता भाई? लोग कहे साहब जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। आज के ज़माने में क्यों टाइम कंज्यूमिंग है? क्यों सेटेलाइट का डाटा पूरा उपलब्ध है, तब तक कंप्यूटर वगैरह भी इतना सारा। आज की डेट में तो बहुत आसान हो गया। मतलब आज की डेट में हम 2024 की बात करते हैं, मैं बात कर रहा हूँ 1998 की, लेकिन तब भी काफ़ी सारा सिस्टम आ गया था 98-99 में।
सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को मैंने कहा कि आप हमारी मास्टर प्लान में मदद करें, एंड दे हेल्प मी। उन्होंने पूरा मुझे पूरा आउटलाइन बनाया, रोड का सारा स्ट्रक्चर, ये सब जो जो बेसिक चीज़ें होती वो सारा उन्होंने बना के दिया। थोड़ा वक्त लगा, लेकिन मास्टर प्लान कानपुर का मुझे लगता है कि 2010 में वहाँ पे 1998 में था, 99 में तो मैं चला गया था, सिडनी चला गया था, बट मुझे लगता है अगले 2-3 साल के भीतर वहाँ मास्टर प्लान बन के तैयार हो गया था। 3 काम में मैंने IIT कानपुर को जोड़ा था। एक और काम मैंने किया था, क्योंकि मुझे IIT वाले मुझे थोड़ा सा एक दूसरे नज़र से देखते थे, तो जानबूझ करके मैंने वहाँ पे फ्रेंच क्लास ज्वाइन कर लिया था, जानबूझ के। दिस वॉज पार्ट में स्टडी। मैंने ऐसा नहीं कि मैं फ्रेंच उसमें बहुत मैं समझता कि मुझे सरकार में तो ठिकाना नहीं कि कितने दिन वहाँ रहना, मैं 9.5 महीने में निकल गया था कि मैं पूरा कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैंने सोचा था कि कम से कम हफ्ते में 3 दिन अगर मैं 1 घंटे के लिए जाऊँगा और उस बहाने में किसी न किसी प्रोफेसर के पास चला जाऊँगा, तो हो सकता है उनसे कुछ ज्ञान में ले लूँगा, वो मैं कानपुर के लिए यूज़ करूँगा। मैंने मेरा बहुत मन था कानपुर में, जब मैं वाइस चेयरमैन था, मेरा बहुत मन था कि वहाँ पे एक नया शहर बसवा दूँ, क्योंकि कानपुर का एक अल्टरनेट शहर गंगा जी के किनारे पूरा, जैसे लखनऊ में गोमती नगर बना वैसे गंगा में गंगोत्री नगर, कानपुर में गंगोत्री नगर में बसा दूँ, ऐसा मेरा मन था, जिसके लिए बहुत सारा मैं सर्वे कर रहा था। लेकिन मैं चला गया फिर किसी ने कुछ आगे उसमें बढ़ा नहीं लोगों का, लेकिन बहुत एक स्कोप था बनाने का। या मेरा मन था कि वहाँ पे मैं IT सिटी बना दूँ, कानपुर में कुछ ऐसा सिटी बनाऊँ जो कि कानपुर का पूरी IIT की ताकत जो है वहाँ पे लागू हो जाए और इनके लिए एक नया चीज़ बन जाए। लेकिन ये सब चीज़ें चूँकि कम वक्त मुझे मिला इसलिए नहीं हो पाया। लेकिन ये था कि मेरा, इसलिए मैं जो हर हफ्ते में 3 दिन जाता था। मिसेस कार्निक साहब हमारे साथ, जब मैं BTech कर रहा था तो PhD कर रहे थे, वो उसमें प्रोफेसर थे। कार्निक साहब जो है कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर थे, उनकी वाइफ थी, वो पढ़ाती थी फ्रेंच, तो मैं जाया करता था वहाँ। हफ्ते में 3 दिन, कभी 1 आध बार छूट भी जाता था, किसी का काम जैसे छूट जाता, लेकिन मैं कोशिश करता था कि हफ्ते में कम से कम 2 दिन तो फ्रेंच पढ़ने जाऊँ और L1 में बैठ करके दोबारा वो अपने स्टूडेंट लाइफ के एक्सपीरियंस को मैं जी सकूँ। सर लेकिन इतने छोटे से टाइम स्पेन में भी आपने जो कमाल की चीज़ें की कानपुर में, उसके बाद जब आप तकरीबन 20 साल बाद आप चीफ सेक्रेटरी बने स्टेट के, तब आप किस नज़रिए से चीज़ों को देखते थे? जैसे कि उस टाइम भी आपने काफ़ी जॉइंट वेंचर्स किए IIT कानपुर के साथ में, तो तब के एक्सपीरियंसेस बताइए। जब आप चीफ सेक्रेटरी बने, फिर आप पूरे स्टेट के अंदर टेक्नोलॉजी का किस तरीके से आपने यूज़ किया? नहीं, बहुत सारा चीज़ हमने जो देखे, धीरे धीरे हम लोगों का एक्सपीरियंस भी बढ़ता जाता है, और एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, हमारा नॉलेज बेस भी बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हम लोग, मतलब हम जो 10 साल में थे, 20 साल में थे, 30 साल में थे, 40 साल में बिल्कुल अलग होते चले जाते हैं। तो IIT कानपुर में जैसे इनोवेशन है, नवाचार है, स्टार्टअप है, या टेक्नोलॉजी में उनका जो है कई सारी चीज़ों में से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उनकी है, उनकी जो है ड्रोन की टेक्नोलॉजी है, IoT के बारे में उनकी टेक्नोलॉजी है, उनकी जो है पोल्यूशन के बारे में। तो मुझे बहुत सारी चीज़ मैंने जब अपने चीफ सेक्रेटरी के दौरान में कई बार IIT कानपुर गया, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे डायरेक्टर्स जो थे वहाँ पे, प्रोफेसर करंदीकर थे, फिर बाद में प्रोफेसर गणेश थे, जो कि वो अब तो नए डायरेक्टर आ गए हैं। तो दोनों डायरेक्टर्स ने हमारी बड़ी मदद की। वो जैसे मैं ऐसे नहीं जाता था, किसी फंक्शन में उन्होंने मुझे बुलाया कि कोई उनका कोई वर्कशॉप हो रहा है या कोई फंक्शन हो रहा है, फंक्शन मिला, लेकिन मैं जब जाता था इसी शर्त पे जाता कि मैं आऊँगा तो अगला 3 घंटे में आपका गुजारूंगा मैं आपको समझने के लिए कि आप हमारी कैसे उत्तर प्रदेश की मदद कर सकते हैं, हमारी कहाँ पे आप मदद कर सकते हैं, हमारा हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करने के बारे में, हमारा मेडिकल एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, या कोई नया स्टार्टअप को चालू करने के बारे में, या उनका जो सेंटर यहाँ पे नोएडा में एक IIT कानपुर का सेंटर है, यहाँ भी मैं आया देखने के लिए, 2 बार वहाँ गया देखने, आप हमको कैसे मदद। मैंने हमेशा, मेरे दिमाग में ये बात रहती थी कि हम कैसे अपने स्टेट को, आपकी ताकत को यूज़ कर सकते हैं। जैसे उसमें था कानपुर के बारे में, अब मैं पूरे स्टेट के बारे में सोचता था, और मुझे बहुत मदद मिली। मतलब कई जगह अब कैंसर के रोग के बारे में उनको मदद दिया कि आप ऐसे टेक्नोलॉजी कैसे कर सकते हैं। हमारा KGMU है, KGMU में जो नई आपका आज की डेट में जैसे टेक्नोलॉजी एंड जो मेडिकल साइंसेज है उनके बीच में डिफरेंसेस बहुत, मैंने काफ़ी ज़्यादा कन्वर्जेंस हो रहा है। हमारी पुरानी जो ऋषियों वाली परंपरा थी कि जो डॉक्टर भी हैं और इंजीनियर भी हैं, उस टाइप की जो चीज़ हुआ करती थी, आज की डेट में इस तरह के फिर से कन्वर्जेंस हो रहे हैं। तो उसमें कैसे आप उसको मदद करेंगे, तो बहुत जगह हमको उसको काफ़ी मदद मिला। मतलब
और सबसे बड़ी चीज़ मुझे अच्छा लगता था इस बार जो जाने में, मैं जब इस बार गया हूँ और मैं समझता हूँ कि मेरे करीब 2.5 साल के चीफ सेक्रेटरी के दौरान मैं कम से कम तो 5 बार गया हूँगा वहाँ पे। ये जब गया मुझे कुछ नई नई चीज़ें और बच्चों को देख के बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि हम अपने को कंपेयर करते थे। जब हम पढ़ते थे तो हम लोग के तो दिमाग में मतलब 3rd ईयर के बाद जब 4th ईयर में हम लोग आते थे, मुझे अभी भी हंसी आती है। अरे कई बार मुझे इतनी हंसी आती है, सोच करके हंसी आती है कि हम लोग के जब 4th ईयर में जाते थे, हमारे साथ के लोग जब टॉफेल और जीआरई देने लगते थे तो उनका टंग बदल जाता था। वो अमेरिकन टंग में बोलना चालू कर देते थे, जो कुछ प्रैक्टिस करते थे कि अमेरिका जाएंगे तो कैसे बोलेंगे, जो है ऐसे ऐसे करके उनको हंसी आती थी जो है। लेकिन अब मुझे वहाँ पे उन बच्चों में ये चीज़ नज़र नहीं आता। बड़े देसी बच्चे, ये हमारे देश में पिछले 10-11 साल में जो नया परिवर्तन प्रधानमंत्री जी ने किया है, जो लोगों को यहाँ इतनी अपॉर्चुनिटी दिखने लगी है, स्टार्टअप इतनी अपॉर्चुनिटी दिखने लगी है, नई नई चीज़ करने की अपॉर्चुनिटी दिखने लगी है, इसकी वजह से वो अमेरिका के पीछे भागने वाला जो है, जब अमेरिका जाएंगे और जर्मनी जाएंगे, वो सब चीज़ें अब खत्म हो गई IIT कानपुर में। दे हैव बिकम मोर लाइक ग्राउंडेड इन इंडिया। सर, इसके सिवा और भी कुछ पर्टिकुलर इंस्टेंसेस जहाँ पे आपने यूज़ किया अपने ज्ञान का, लाइक इन टेक्नोलॉजी का, इन योर सर्विस एज ए चीफ सेक्रेटरी? देखिए ऐसा है अंकित की, चीफ सेक्रेटरी के तौर पे कई जगह यूज़ किया, मतलब कुछ एक इंस्टेंसेस मैं आपको देना चाहूँगा। अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि हमें ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट करेंगे, जिसे दुनिया भर से लोगों को बुलाएंगे। उन्होंने लक्ष्य रखा कि करीब 10 लाख करोड़ तक का हमें इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, जो कहीं नहीं हुआ, हम लोग इसको करेंगे। तो उस पर हम लोगों ने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ जो है जो काम करना चालू किया, इन्वेस्टमेंट यूपी के साथ काम करना चालू किया कि कैसे हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ करें। क्योंकि देखिए पहले, जब उसके पहले यूपी में हुआ था मीट, इस प्रकार का समिट हुआ था, तो समिट में कुछ 4-1 लाख रुपए तक का टोटल इसमें इन्वेस्टमेंट आए थे। उसको भी ढूंढना पड़ता था सारा कि कहाँ कहाँ किसने किया, कैसे किया, कोई रिकॉर्ड कीपिंग नहीं थी, अच्छे से रिकॉर्ड कीपिंग नहीं थी। इस बार पहला चीज तो तय किया कि सब कुछ डिजिटल करेंगे और 24/7 फ्रॉम एनीवेयर, एनी टाइम एनीवेयर, कहीं से भी आप हमें MU कर सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, इसको हम लोग सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आपकी मदद करने के लिए, जो इन्वेस्ट यूपी की तरफ से आपको मदद करने के लिए हम पूरा टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट आपको देंगे। तो ये और ऐसे भी जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पूरा देश में किया, और उसका मुझे बहुत एक्सपीरियंस था एज ए अर्बन सेक्रेटरी के तौर पे, काफ़ी एक्सपीरियंस था जो हमने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस किया था। हम कैसे ये सब चीज़ें करें कि जिससे एक माहौल खड़ा कर दें, हमारे प्रदेश में MU भी साइन हो जाए और MU साइन होकर के बस कन्वर्ट होकर के वास्तव में ऑन ग्राउंड इसको चीज़ आ जाए। ये जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया, उसका नतीजा निकला कि देखिए हम लोग 10 लाख टारगेट करते, 35 लाख, 35.5 लाख करोड़ के MU साइन हुए, जो बाद में बढ़ के 38-39 लाख करोड़ के MU हो गए। तो एक तो ये बहुत बड़ा फायदा हुआ। दूसरा, जो हमें लोगों का जो सपोर्ट करना, उनका हैंड होल्ड करना, जो इनको मैंने टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनको जो देखने काम किया। पहला जो हमारा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुआ, जो माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे हमारे 2022 में, नहीं 2024 के जनवरी-फरवरी में 10 लाख करोड़ से ज़्यादा का जो फर्स्ट ग्राउंड ब्रेकिंग हो गया। ये सब संभव हुआ बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। इतना बड़ा जो हमने पूरा इंतजाम किया था, वो सारा इंतजाम के पीछे टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ था। जो हमारे ज़िंदगी का, पूरे हमारे सिविल सर्विसेज का एक हाईएस्ट पॉइंट जो था हमारा, अयोध्या में भगवान श्री राम का जो प्राण प्रतिष्ठा होना था, उसके पहले अयोध्या का जो पूरा का पूरा एक कायाकल्प होना था। उस कायाकल्प करने में अगेन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ था। एक साथ हम जो सारा रिव्यू करते थे बैठ करके, मतलब कंटिन्यूस हम लोग रिव्यू किया करते थे कि एक एक चीज़। अब जैसे रोड है, तो आप सोचिए राम पथ, भक्ति पथ है, ये सारे जो रोड बने कैसे बन गए, क्या क्या उसमें दिक्कतें आती थी, बट उन दिक्कतों को हम लोग रिजॉल्व कर देते थे और कंटिन्यूस उसका जब रिव्यू करते थे, रिव्यू करके चीज़ों को देखने के बाद कुछ सोल्यूशन नजर आया, उस सोल्यूशन को उसको अप्लाई करके उसको सॉल्व कर देते थे। और इसका नतीजा कि पूरा का पूरा अयोध्या के एक तरह से कायाकल्प हो गया।
भगवान राम की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई जनवरी 2024 में जो प्राण प्रतिष्ठा हुई 22 जनवरी को, उसके पहले इतना सारा परिवर्तन हुआ। तो ये सब सारा का सारा चीज़ जो मुझे लगता है कि मतलब न केवल IIT में, मैं खाली IIT एजुकेशन नहीं कहूँगा, मैंने थ्रू आउट लर्निंग हमारी तो वी आर ऑल लर्नर कंटिन्यूस, हम लोग लर्निंग करते रहते हैं। बाद में हमने MBA किया, बाद में हमने पोस्ट ग्रेजुएट पब्लिक पॉलिसी में किया, और या सर्विस में हमने बहुत सारे एक्सपीरियंस, तो वो सब सारा का सारा एक्यूमुलेट होते चला जाता है। वो सब डिसीजन टेकिंग में हमारे लिए मदद करता है कि हम किसी चीज़ को पीछे छोड़ते नहीं कि चलो बाद में इसको करेंगे, तुरंत डिसीजन लिया, डिसीजन लेकर के आगे बढ़ गए। सर अयोध्या तो मैंने विजिट किया था अपने कन्वोकेशन के जस्ट बाद में, एंड सच ए ब्यूटीफुल वर्क, मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस था वहाँ पे मंदिर जाने से लेके बिल्कुल अयोध्या नगरी का, मतलब आई कांट इवन एक्सप्लेन इट टू यू, काफ़ी ज़्यादा प्यारा एक्सपीरियंस था। फिर इसके सिवा आपके करियर में आप जो टॉप पोजीशन पे रहे, आप मिनिस्टर फॉर हाउसिंग अफेयर्स में सेक्रेटरी रहे, तो उस दौरान एक तो आपने जो IIT कानपुर से जो मेट्रो चलाई और जो रेलवे स्टेशन तक गई, एक तो वो वाला काम, और वहाँ पर आपने और कैसे टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखो, मैं जिसमें हाउसिंग एंड अर्बन का सेक्रेटरी था, ये तो पीरियड था जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, जो वो तो प्रधानमंत्री जी खुद ही टेक्नोलॉजी के प्रति इतनी ज़्यादा उनका कमिटमेंट रहता है, इस तरह से उसको यूज़ करते। शुरू में उन्होंने हम लोगों को स्पेस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के बारे में एक वर्कशॉप किया था, जिस वर्कशॉप में हम लोगों ने सीखा कि कैसे स्पेस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। तो संभव ही नहीं था, मैं तो 6 नेशनल मिशन चलाता था। मैंने स्वच्छ भारत मिशन हो गया, अटल मिशन फॉर अर्बन रिजुविनेशन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत हो गया, हृदय का मिशन हो गया, जो हमारे हेरिटेज सिटीज़ का जो मिशन हो गया, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन हो गया, जो मैंने दीनदयाल अंत्योदय योजना जिसको कहते हैं, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन हो गया, हाउसिंग फॉर ऑल प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, स्मार्ट सिटी का मिशन हो गया। इतने सारे मिशंस, ऊपर से मेट्रो का पूरे देश भर में जो काम हो रहा है, इतना सारा काम हम एक साथ कर ही नहीं सकते थे अनलेस हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें। तो टेक्नोलॉजी को बिल्कुल हम लोगों ने एक एक चीज़, आपको सोच करके आश्चर्य होगा कि सोचो 40 करोड़ लोग शहरों में रहते हैं, हम स्वच्छ सर्वेक्षण कराते थे। 40 करोड़ का स्वच्छ सर्वेक्षण कराना और कोई एक आदमी शिकायत न कर दे, ये कैसे संभव था? बगैर टेक्नोलॉजी के प्रयोग का संभव ही नहीं, ऐसे इसको कर ही नहीं सकते। तो ये हमारा पूरा का पूरा जो मैंने मिनिस्ट्री में हम डैशबोर्ड के माध्यम से सारा का सारा रिव्यू करना, एक एक मकान, हम 1 करोड़ से ज़्यादा मकान बना रहे हैं, उस मकानों का कि किसकी क्या स्थिति है, कोई इसको झूठ न बोले, एक ही मकान को 12 बार ना दिखाए। ऐसा बहुत सारे लोग, एक कॉमन चीज़ हुआ करती थी कि लोग एक ही मकान के ऊपर 4 बार उसको दिखा देते थे। तो कैसे उसको हम लोग जियो टैग कर देते, हर मकान को जियो टैग कर देते, वहाँ पर दोबारा करेंगे तो वही वाला उसको आ जाएगा। या स्वच्छ सर्वेक्षण में एक ही आदमी 6 बार उसको आपको अपना फीडबैक दे देगा, तो उसको एक आदमी एक ही बार फीडबैक दे सके, बहुत बार फीडबैक ना देना। मैंने कितनी सारी ऐसी चीज़ों को जो कि लोग उसको फ्रॉड कर देते हैं, उसको फ्रॉड से हम लोग उसको फ्रॉड प्रूफ कैसे बना सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी का प्रयोग बहुत ज़्यादा हमारे मंत्रालय में हुआ। और जब हम इसको सेंट्रल विस्टा का काम करा रहे थे, अब पार्लियामेंट इतनी बड़ी शिवसेना पार्लियामेंट बन रही थी, हमारी जो ये कर्तव्य पद जो आज जो बन रहा है, या हमारे जो और भी जो कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जो उसको बन रहा है, उसके बारे में कंस्ट्रक्शन हो रहा था, वाइस प्रेसिडेंट को हो रहा था, जो हमारे हटमेंट की जगह पे वहाँ पे दूसरे 2 कंस्ट्रक्शन होते जहाँ आर्मी ऑफिसर्स का ऑफिस, ये सब सारा एक साथ कैसे रिव्यू कर सकते थे? सब टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक एक चीज़ हम हर हफ्ते रिव्यू किया करते थे। और रिव्यू करके पिछले बार का लोगों को ये होता था कि जो प्रोग्रेस हुआ आप उसका जो फोटो और वीडियो उसको अपलोड करिए, और वो हम उसको देखते थे। ये देखते थे कि पर CPM में कि उसका जो है कहाँ पे आपकी जो है क्या आपने प्रोग्रेस कमिट किया था कि आप इस तक कहाँ पहुँचेंगे, आप कहाँ पहुँचे हुए, आपको मिड कोर्स क्या करेक्शन करना चाहिए, क्या कोई आपको रिसोर्स की प्रॉब्लम तो नहीं होगी, टेक्नोलॉजी की कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। बहुत सारी चीज़ें जब 3-3 घंटे का जब रिव्यू किया करते थे, तो उस रिव्यू से बहुत सारी निकलती चीज़ें और वो रिकॉर्ड हो जाती थी। अगले बार जब हम करते थे वहाँ से भी स्टार्ट करते थे। तो ये सब सारी की सारी चीज़ें करके तभी इतना बड़ा काम संभव हो सकता था। तो मैं समझता हूँ कि न केवल IIT के एजुकेशन, बल्कि IIT के एजुकेशन पर जैसे जैसे हमारी लर्निंग बढ़ती गई, क्योंकि ह्यूमन बीइंग को माने वो एक फिक्स नहीं होता है, हर जगह आप एक नई सीढ़ी से बने चढ़े हिमालय की चोटी पर आगे और चढ़ना है, हमें हिमालय की चोटी पर नया हिमालय गढ़ना है। हम हर चीज़ पे नए नए गढ़ते हुए चले जाते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। सर इसके सिवा आपके टेन्योर में आपने 4 या 5 शहरों में मेट्रो दौड़ाई, इंक्लूडिंग IIT कानपुर, एंड IIT कानपुर से लेकर रेलवे स्टेशन तक अब वो कनेक्ट हो रही है।
तो आई एम थैंकफुल टू यू। नहीं ऐसा है 4-5 शहरों में नहीं। देखिए ऐसा है 2014 में जब मोदी जी का शुरू हुआ था, स्टार्ट हुआ था, पूरे देश में केवल 5 शहर में मेट्रो था। कुछ 240 किलोमीटर का मेट्रो था, मोस्टली दिल्ली में ही था, थोड़ा सा चेन्नई में था, थोड़ा सा बेंगलोर में था, थोड़ा सा मुंबई में था, थोड़ा कलकत्ता में था। बस जो मेजर सिटी थी उन्हीं में मेट्रो था और कहीं मेट्रो तो था ही नहीं। आज मेट्रो जो है लगभग मुझे ख्याल है 992 1000 किलोमीटर मेट्रो पूरे देश में चल रही है, यानी 750 किलोमीटर पिछले 10 साल में बढ़ी है। और इतनी ही मेट्रो हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन है जो कि अगले 4-5 साल में पूरी हो जाएगी, यानी 2000 किलोमीटर की मेट्रो का पूरा हिसाब चल रहा है। आज 29 शहरों में मेट्रो चल रही है, जो कानपुर की आपने, और ये नहीं मेट्रो का पूरा टेक्नोलॉजी जो है ना, मुझे इस बात का गौरव मिला। मैं तो इस बात के लिए बहुत गर्वान्वित महसूस करता हूँ, बहुत अच्छा फील होता है कि हमको ये मौका मिला उस ट्रांसफॉर्मेशन एज में मैंने ये सब सारा काम किया। पूरी टेक्नोलॉजी, पूरा का पूरा सिस्टम काम करने का, इसको किस प्रकार से हमने इसको जो है ये इंडिजनाइज किया। ये हमारी सोच में जो प्रधानमंत्री जी की सोच है कि कैसे चीज़ों को कॉस्ट कम कैसे करते, स्टैंडर्डाइज कर दे। तो हमने हर चीज़ को, चाहे सिविल इंजीनियरिंग हो, चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हो, चाहे मैकेनिकल का हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, हर चीज़ को स्टैंडर्डाइज किया। नतीजा है कि हम एक मेट्रो को दूसरे ट्रैक पर ले जाके हम मुंबई के मेट्रो को हैदराबाद में चला सकते हैं, हैदराबाद वाले को उठा के बेंगलोर ला के चला सकते हैं। नहीं तो पहले हालत ये थी कि दिल्ली का जो मेट्रो है एक लाइन को दूसरी लाइन में नहीं चला सकते। ये नतीजा हुआ कि हमारा जो पहले हम मेट्रो खरीदते थे, एक कोच हम करीब 12.5 से 13 करोड़ में खरीदते थे, एक जो हमारा मेट्रो का जो उसका रोलिंग स्टॉक होता था। आज जब लास्ट, अभी मुझे मालूम नहीं कि कितने में इन्होंने लिया, लेकिन जब मैं 2021 में यूपी का चीफ सेक्रेटरी हो गया था तो लगभग 7.8 करोड़, मैंने कहा 12.5 करोड़ में खरीदते थे जब हम 2014 में, वो हम 7.8 करोड़, 8 करोड़ से कम में हम मेट्रो खरीदने लगे। क्यों? क्योंकि 100% इंडिजिनस। हमारे यहाँ 4 कंपनी हमें सप्लाई करने लगी। पहले तो हम सब कहाँ से, कोरिया से लाते थे, इटली से लाते थे, जापान से लाते थे, कहाँ से मेट्रो लाते थे। अब 100% यहाँ पे हमारे एस्टम काम कर रहा है श्री सिटी में, यानी श्री सिटी जो है जो चेन्नई के पास में पड़ता है। ये हमारे उसके पास सिवली जो है बड़ौदा के पास बम्बार्डियर काम करता है। तीसरा आपका BML, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, जो कि भारत सरकार की कंपनी है, ये PSU है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर। वो कम से कम 1000 तो मेट्रो सिस्टम, वो पहले वो पिछलग्गू थे उनके जो है हुंडई कंपनी के पिछलग्गू हुआ करते थे, वो वहाँ से भेजते थे। इसको ये लोग खाली उसको असेंबल करके यहाँ पे दे दिया करते थे, असेंबली लाइन हुआ करती थी। आज वो खुद अपना करने लगे। इनको जब हुंडई को ब्लैकलिस्ट किया हमने, तो ब्लैकलिस्ट करने के बाद अब हुंडई फिर ले नहीं सकता था, उन्होंने कुछ ऐसा गलत काम किया था जिसकी वजह से ब्लैकलिस्ट करना पड़ा। तो उसके बाद फिर ये BML को उन्होंने अपना टेक्नोलॉजी देना कर दिया, हम डिज़ाइन नहीं देंगे। तो फिर उनको हिताची के साथ, मैंने खुद हिताची वालों के साथ बैठा करके, मैंने होता साहब थे उसके BML के MD होते थे, और हिताची के उनके जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आए, दोनों को बैठा के उनके साथ तय कराया कि भाई अब आप लोग आपस में इसको शेयर करिए टेक्नोलॉजी, जिससे कल को हमारी BML की टेक्नोलॉजी हो जाए। और BML की टेक्नोलॉजी आज की डेट में हो गई। टीटागढ़ में जो चौधरी साहब थे, जो वहाँ पे पहले वो वैगन बनाते थे खाली रेलवे का, आज वो मेट्रो बना रहे हैं। और पहले बार उन्होंने अल्मुनियम का मेट्रो बनाना चालू किया, पूना में मेट्रो सप्लाई किया। जो उसका वेट कम था इसलिए एनर्जी लगनी कम हो गई। एक बार पहले बार हम लोग ने इतना सारा मेक इन इंडिया का, जो प्रधानमंत्री जी का जो सोच है मेक इन इंडिया के लिए, ऑटोमेटिक जो गेट है, जो हमारा बाहर उसके जो प्लेटफॉर्म पे गेट होता है, ऑटोमेटिक प्लेटफॉर्म गेट, वो खुद बना लिया। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, आज की डेट में हमारे जितने सारे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है, सब सारे इस स्टैंडर्ड से बने हुए हैं कि इसके बेसिस पे आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने साउथ कोरिया में देखा था, आज हिंदुस्तान में कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने QSPARS का नई स्टैंडर्ड NPCI ने लिखा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उन्होंने लिखा। और फिर इसके बाद जो है हमारी इसको जो है हमारे बेल ने इस चीज़ को डेवलप किया, इसका ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन का गेट को उसको डेवलप किया। तो ये आज की डेट में नई टेक्नोलॉजी इतनी सारी आ गई। पहले बार ड्राइवरलेस टेक्नोलॉजी हमारे देश में, ड्राइवरलेस। आज तो 2 लाइनें हमारी जो दिल्ली की ड्राइवरलेस है, और फ्यूचर में जो हमारे बनेंगे वो सारे के सारे सब ड्राइवरलेस है।
मेट्रो बनेंगे, तो उसके स्टैंडर्ड से इसको बनाएंगे, तो हमारा एक तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया। आज की एज में जो कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि हम लोग कैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ करें और यूज़ करके उसको हम लोग कैसे लाएं। पहले बार RRTS रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट जो दिल्ली से मेरठ का, पूरी टेक्नोलॉजी हमारे पास कुछ भी नहीं था, एब्सोल्युटली नया चीज़ बना और बन करके हमने मोस्टली टेक्नोलॉजी कहीं स्पेन से लाए, कोई जर्मनी से लाए, कोई फ्रांस से लाए। आज वो सब टेक्नोलॉजी हमारी हो गई, ऑलमोस्ट 90% हमारी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी हो चुकी है। तो ये जो परिवर्तन हुए हैं, जो परिवर्तन है, कमाल के परिवर्तन है। स्मार्ट सिटी का तो पूरा का पूरा जो है हमारा जो है, चाहे अब मैंने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो ICCC है, वो जो बना, वो पहले तो कुछ हम लोग जानते भी नहीं थे। आज देखिए सारा इंडिजिनस हो गया, मोस्टली इंडिजिनस हो गया। सर एग्जैक्टली जो आपने एक्सपोजर का जो यूज़ किया, इवन आई रिमेंबर आई वाज वाचिंग वन ऑफ योर इंटरव्यूज, उसमें आप बता रहे थे कि ड्रिंक फ्रॉम एनी टैप वाटर इन पूरी आई गेस। नहीं बिल्कुल, ये आइडिया जो है, कभी एक बार PM साहब के साथ बात हो रही थी, ये कि विदेशों में हम लोग जाते हैं, वहाँ पे पानी, आप टॉयलेट के अंदर भी पानी पीने लायक होता है, और हमारे यहाँ कहीं भी पानी आप घर में लीजिए तो उसको RO लगा करके आपको पानी पीते हो, और पानी हर समय नहीं आता। शहर में आपको पता चला कि नॉर्मली हमारी कंजम्पशन जो है एक आदमी के ऊपर पर हेड कंजम्पशन 130 लीटर का होता है, जो अनुमान होता है एक आदमी 130 लीटर कंज्यूम पूरे दिन भर में करता है। कई सारे शहरों में 300 लीटर 400 लीटर पर हेड का वाटर उपलब्ध है, लेकिन उनको पानी 24 घंटे नहीं मिलता है। उन्हें पानी मिलता है 8 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे पानी मिलता है। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा वाटर का जो है हमारा जो है मिसयूज़ है। जितना पानी हम इसको निकालते हैं, उतना पानी हम लोग पूरा ट्रीट नहीं करते, या उतना पानी हम लोग लोगों तक नहीं पहुंचाते। जो हमारा लीकेजेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लीकेजेस। तो अगर हम लोग अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कर लें, और इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करके ऊपर एक टेक्नोलॉजी का लेयर लगा दें जिससे 24/7 पानी हमेशा चलता रहे। अगर पानी हमेशा चलता तो हम 130 लीटर बल्कि 80-90 लीटर में ही सबका काम चल जाएगा, यानी पानी का कंजम्पशन हमारा घट जाएगा। और अगर इसकी क्वालिटी को हम लोग लास्ट पॉइंट तक इंश्योर कर लें, ये सब टेक्नोलॉजी से पॉसिबल है, तो हम कहीं से भी पानी को, टैप को खोल करके आपको RO लगाने की जरूरत है, आप वहीं पानी पी सकते हैं। यू ओनली नीड गुड क्वालिटी। अब ऐसा थोड़ा था कि आपका जो बिस्लरी का वाटर है उसको आप उसको RO में डाल के ट्रीट करते फिर पीते। आप इसलिए पीते हैं कि उसकी क्वालिटी ऐसी है जो कि आप ड्रिंक कर सकते हैं। इस चीज़ को, इस टेक्नोलॉजी को, ड्रिंक फ्रॉम टैप एंड 24/7, इतनी हमें वाटर सेविंग हो जाएगा। इतने सारे जो टैंक ऊपर छतों पे लोग लगाते हैं, उस टैंक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जगह इतना RO में पानी नुकसान होता है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसको पहले बार देश में पूरी में किया गया। और जब प्रधानमंत्री जी ने 2021 में अमृत 2.0 जब उन्होंने लॉन्च किया, तो उसमें 2.0 में इसको ड्रिंक फ्रॉम टैप एंड 24/7 को इसको प्रायोरिटी कर दी गई। मैं जब उत्तर प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी था, तो मैंने अयोध्या शहर को, आज अयोध्या में काम चल रहा है, अयोध्या के जितने सारे वार्ड है, सारे के सारे वार्ड में 24/7 एंड ड्रिंक फ्रॉम टैप हो जाएगा। जितने हमारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, सभी की कोर एरिया में जो मेन वार्ड है, उसको भी 24/7 एंड ये हमने ड्रिंक फ्रॉम टैप का सिस्टम को लागू किया है। ये हो जाएगा तो आने वाले समय में, क्योंकि ये स्मार्ट टेक्नोलॉजी है, आने वाले समय में ये चीज़ धीरे धीरे हमारी आदत में आ जाएगा। और फिर हम जब फ्यूचर डेवलपमेंट करेंगे, तो फ्यूचर डेवलपमेंट ऐसा ही करेंगे जो कि ड्रिंक फ्रॉम टैप एंड 24। इसके सिवा सर आपका जो एक इनिशिएटिव काफ़ी फेमस हुआ, अमृत धारा करके, मैं चाहूँगा कि उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अमृत धारा तो ये बहुत पुराना मैं जिसमें सोनभद्र का कलेक्टर हुआ करता था, पहला मेरी कलेक्ट्री थी, मेरा फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट चार्ज था मेरा। सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट जो है एक तरह पठारी है, मैंने वहाँ पे जो है हिली टेरेन है। अच्छा। और हिली टेरेन होने के नाते वहाँ पे जो लोग किसान खेती करते हैं, तो खेती करने के लिए पानी चाहिए। अब पानी का साधन वहाँ पे या तो बरसात का पानी है, और नहीं तो बंदी बना करके जगह जगह पानी रोका गया है, वो पानी वहाँ से कर सकते हैं। तो बंदी से पानी सिंचाई करते हैं तो वो कहाँ कर सकते हैं? उनके पास पंप सेट है, पंप सेट से उन्होंने पानी निकाल के अगल बगल के जो खेत है वहाँ पे सिंचाई कर दिया। अब मैं तो ये सब देखो, मैं प्रॉब्लम के तौर पे कोई सोचता ही नहीं, हर चीज़ को मुझे सोल्यूशन नज़र आता है। कुछ सोल्यूशन में जो कोई अप्रोच है मेरा देखने का, ये हर चीज़ का सोल्यूशन है। प्रॉब्लम तो दुनिया में सब जगह है, सोल्यूशन आपको सोचेंगे तो तुरंत मिलेगा। तो मैं सोचा था कि कैसे क्या करें कि हम इसको किसानों का इनका
इनकी इरिगेशन की फैसिलिटी बढ़ा दे तो ज़्यादा एरिया अगर इरिगेशन में आ जाएगा तो उससे ज़्यादा उसकी फसल उसकी उपज होगी। तो यहाँ पे हमने अमृत धारा नाम मेरा ही दिया हुआ अमृत धारा। हमने कहा कि वाटर कॉलम बनाते हैं, जो पंप है उस पंप से हम पानी को ऊपर चढ़ाते हैं, ऊपर एक टैंक बना देते हैं, छोटा सा टैंक बनाते हैं, वहाँ पानी स्टैंड करेगा और वो पानी जब बह करके यहाँ से हमने पानी को पंप किया ऊपर टैंक तक पहुँच गया और पानी बह करके उसका जो पोटेंशियल एनर्जी जो है जब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो बहुत दूर तक जाएगा। मैंने कहा एक खेत तक पानी जाता है उसकी जगह 10 खेत 20 खेत तक पानी चला जाएगा, जहाँ तक उसकी पोटेंशियल एनर्जी का जितना एनर्जी हुआ उतना आगे तक बढ़ जाएगा। तो इसको अमृत धारा इसलिए नाम रखा था कि ताकि इससे अमृत बरसता था किसानों को, जहाँ एक फसल होती थी वहाँ 2 फसल होने लगी। क्योंकि पानी का साधन बंदी तो हो गया, लेकिन बंदी केवल आसपास के लिए नहीं बल्कि वहाँ से 10-20 खेत 25 खेत आगे तक लोगों को पानी का साधन हो गया। सर लुकिंग बैक एट योर करियर आई थिंक दिस वाज द बेस्ट डिसीजन दैट आपने जो लिया, क्योंकि आई कांट इमेजिन यू समवेयर एल्स अदर देन ब्यूरोक्रेसी। बट डू यू थिंक दैट और भी IITians को ब्यूरोक्रेसी में करियर परस्यू करना चाहिए, लाइक दे शुड गिव UPSC? वाई नॉट, क्योंकि हमसे लोग पूछते हैं, कहते हैं कि भाई आपके ऊपर इतना वेस्ट किया गया, आप IIT में चले गए तो उसको फिर आपको वो सारा खर्चा वेस्ट हो गया। नहीं, ऐसा नहीं। देखो मैं जब IIT में गया था, मैं बताऊँ कि फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे IIT मालूम ही नहीं था। जब हम स्कूल में पढ़ते थे, क्योंकि मेरे फादर तो बड़े साधारण से गाँव में रहने वाले उस टाइप के थे, तो हमने तो सुना भी नहीं था, IIT के बारे में जानते भी नहीं थे। हमारे साथ जो बच्चे थे कहते थे जो सबसे अच्छा लड़का होगा वो IIT चला जाएगा, उसके बाद होगा वो रीजनल इंस्टीट्यूट जो होता थे टेक्नोलॉजी के रीजनल, चाहे उसके बाद और भी कुछ इंस्टीट्यूट होते, अब तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हो गए। तो उस स्टेज पे जब हम स्कूल में रहते हैं तो हम इतने मैच्योरिटी नहीं रहती है कि हम कौन सा प्रोफेशन लेंगे, कहाँ पढ़ेंगे। तो जैसे IIT कोई जाता है, कोई मेडिकल में जाता है, वो मेडिकल इसलिए जाता है कि अच्छा होता है, मेडिकल का बेस्ट मेडिकल कॉलेज में जाता है, वो नहीं जानता कि आगे जाकर के क्या करेंगे। कुछ लोग हैं जिनके जो बहुत प्रिविलेज हैं, उनके पेरेंट्स हैं, वो उनको मदद करते हैं। प्लस दूसरा क्या है कि हमारी कैपेसिटी कैपेबिलिटी जो, जैसे आज की डेट में हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है 2020 में, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी इज़ वन ऑफ द, पता नहीं लोग उसको ध्यान दे रहे हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मैंने हम विदेशों में देखते थे पढ़ने चले कुछ और निकले कुछ। आपको क्योंकि वो फ्लेक्सिबिलिटी कि आप अपने आप को बेस्ड ऑन योर कैपेबिलिटी, जैसे जैसे आप अपनी कैपेबिलिटी से आप मैच्योर करते हैं, अपनी कैपेबिलिटी को देखेंगे, उस कैपेबिलिटी के हिसाब से आप कहाँ बेस्ट फिट हो सकते हैं, उस बेस्ट फिट जगह आप अपने आप को ले जाते हैं, उसके हिसाब से कोर्सेज आप सेलेक्ट करते हैं। यू आर नॉट बाउंड डाउन, नहीं आपने एक बार ये सेलेक्ट कर लिया तो यही आपका फाइनल हो गया। ये हमारी नई शिक्षा नीति आपको परमिट करती है। आप अलग से कोर्सेज बहुत सारे कर सकते हैं, आप बीच में रोक करके दूसरी जगह आप इसके क्रेडिट लेकर के दूसरी जगह कोर्स कर सकते हैं, बहुत सारा चीज़ आप इसमें अलाउ किया गया। तो मुझे लगता है कि जब मैं आया फ्रेंकली स्पीकिंग IIT में, तो मुझे तो पता भी नहीं था कि हम क्या करेंगे। जब IIT का एक्सपोजर हुआ, जब मैं पढ़ना चालू किया, तब मुझे लगा दो इस दुनिया कह रहे ये तो हम अमेरिका जा सकते हैं, जर्मनी जा सकते हैं, और भी तमाम सारे देश में जा सकते हैं, हम ये काम कर सकते हैं, ये हमारी कैपेबिलिटी, बहुत चीज़ हमको दिखना चालू हुआ। वहाँ पे मेरा वो जो हमें जो प्रोफेसर आयदा रमन साहब से हुआ कि भाई हम अपने देश में रह के हमको लगा कि हम बेस्ट ही है, हमको सिविल सर्विस कर सकते हैं। लेकिन वन शुड सी कि देखो लाइफ तो हमारी एक है ना, ऐसे तो हम लोग पुनर्जन्म पे विश्वास करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम जो हमारे सामने वो तो वही लाइफ है ना। इस लाइफ में हम हाउ बेस्ट वी कैन बी टू लीड दिस लाइफ मोस्ट फ्रूटफुल वे, इन द मोस्ट फ्रूटफुल वे। मेरे लिए तो ये था कि हम अपने देश के लिए क्या सबसे ज़्यादा कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए कैसे ज़्यादा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे परिवार के लोग बहुत बहुत पीछे थे, बहुत ज़्यादा पीछे थे। तो हम उनको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं कि वो भी कुछ आगे बढ़े, वो हमारे देश की तरक्की में, हमारे देश के काम में आगे आ सके, तो उनको भी मुझे सपोर्ट करना था। तो ये कुछ निर्णय था जो कि मुझे मदद किया। और मैं समझता हूँ कि हर एक को ये इंडिपेंडेंस होना चाहिए, क्योंकि इंजीनियरिंग कर लेने मात्र से आप ऐसा नहीं कि आप इंजीनियर बन गए। इंजीनियरिंग करने से आपने एक स्किल डेवलप किया है, उस स्किल को आप कहीं भी जाएंगे तो उसको, कल को मैनेजमेंट, बहुत सारे इंजीनियरिंग के बच्चे मैनेजमेंट कर लेते हैं और करके वो प्रोडक्शन कहीं और चले जाते हैं, मार्केटिंग में चले जाते हैं, तो दे आर नॉट इन द मेन कोर इंजीनियरिंग। कहाँ चला गया उनका इंजीनियरिंग? तो कहीं ना कहीं तो उसका प्रयोग करेंगे वो, जब वो अगर मार्केटिंग में भी जाते हैं, अगर वो किसी और उसमें फील्ड में जाते हैं, वो भी वहाँ भी उसका यूज़ करेंगे।
Sir, on the ending note, like I would love if you can explain what is bureaucracy and how one should know that he or she should prepare for bureaucracy. देखो ऐसा है कि इसको जो हमारा जॉब या एम्प्लॉयमेंट है और सिविल सर्विसेज है, दोनों में बहुत फ़र्क है। कोई जॉब या कोई एम्प्लॉयमेंट होता है वो आपका एक तरीके से कॉन्टैक्ट होता है कोई काम करने के लिए, कोई स्पेसिफिक काम करने के लिए। और लोग बहुत सारे लोग वहाँ पे 9 to 5 या 10 to 6 या इस टाइप का जो कुछ काम उस तरह का करते हैं। जो सिविल सर्विसेज है, यू आर कमिटिंग टू द पब्लिक। और आज भी हमारे देश में सिविल सर्विसेज का रेलेवेंस है। जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट और ज़्यादा होता चला जाएगा, प्रोग्रेस हमारा बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे सिविल सर्विसेज का इंपॉर्टेंस कम होता चला जाएगा। और ऐसा है हमारे देश में ही कई सारे राज्य जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, वहाँ पे बहुत कम हो गया। यूपी है, बिहार है, वहाँ बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जो सोसाइटी का डेवलपमेंट जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा सिविल सर्विसेज की रिक्वायरमेंट कम होगी। मे बी पुलिस की रिक्वायरमेंट अच्छी रहेगी, रेवेन्यू की रिक्वायरमेंट होगी, वो सब चीज़ें होंगी, लेकिन हमारी सिविल सर्विस की रिक्वायरमेंट कम होती चली जाएगी। यहाँ पे आपको फुल कमिटमेंट करना होता है और आपको आम आदमी से जुड़ना होता है। तो मुझसे कोई पूछता कि आपका क्या काम है, मैंने कहा लोगों को खुशियाँ देना, लोगों को खुशहाल बनाना, यही हमारा काम है। कैसे हम उनकी ज़िंदगी को आसान कर सकें, कैसे हम अपने प्रदेश से उसकी जो बिजनेस को बढ़ा सकें, उसकी अर्थव्यवस्था को ऊंचा कर सकें, बढ़ा सकें। फुल कमिटमेंट है सिविल सर्विसेज का। जो कि आप अगर कोई अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं, किसी कंपनी में कोई जिम्मेदारी लेते हैं, उस टाइप का हमारा फुल कमिटमेंट नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि जिसको पब्लिक के प्रति थोड़ा लगता है कि हमारा कमिटमेंट है, जिसको लगता है कि हम अपने देश को हम ऐसा कुछ करें कि जो देश में हमारे हर कोई को सक्षम बना सके, हर कोई को समर्थ बना सके, हर कोई को स्वस्थ बना सके, शिक्षित बना सके, ऐसा कुछ मन में अगर भाव आता है, उसके लिए सिविल सर्विसेज बेस्ट है। और इतनी किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ है, मतलब मुझे मैं पीछे मुड़ करके देखता हूँ कि मैं लगभग इतने सारे क्षेत्र में काम किया। मैंने स्वास्थ्य में भी काम किया, स्वास्थ्य सचिव रहा हूँ, एग्रीकल्चर में भी काम किया है, रूरल डेवलपमेंट में मैंने काम किया है, स्पोर्ट्स में काम किया है, सिविल एविएशन, हवाई जहाज और ये सब चीज़ें उसके बारे में मैंने काम किया है। तो माइंस एंड मिनरल्स उसके बारे में काम किया है। तो इतनी सारी अर्बन को तो बहुत, मेरा अर्बन में तो मैंने बहुत लंबा काम किया है। इतने किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ आपको हो जाती है। हाँ, एक बात ये भी हुआ कि आज जिस तरह से देश परिवर्तन हो रहा है कि हमको टेक्नोक्रेट्स का बहुत उपयोग करना पड़ता है। मैंने जैसे मैं सेक्रेटरी था या चीफ सेक्रेटरी, बहुत सारे लोगों की कंसल्टेशन करना पड़ता था, वो हमारी मदद करते, लेकिन हम उनको बांध करके उनको साथ उस उद्देश्य के साथ जोड़ करके उस काम को करा लेते। ये हमारा काम होता है। सर, एक और जो मैं चीज़ देख रहा हूँ कि आजकल काफ़ी लोग यूपीएससी को ग्लैमर अभी बढ़ा है कि पावर एंड पर्क से लोग काफ़ी एसोसिएट करते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। मुझे अगर किसी को अगर पावर एंड पर्क्स की बात है तो ये धीरे धीरे कम होता जाएगा। लेट मी टेल यू, जो पहले लोग अपनी लाल बत्ती और नीली बत्ती लेके घूमते थे, सब बंद हो गया। बहुत अच्छा हुआ, वो सब बंद हो गया। जो माई बाप वाली जो स्थिति थी कि जो लोगों को आज की डेट में पब्लिक लोगों से डिमांड करती है, अभी उतना नहीं हुआ है, बट धीरे धीरे करके बढ़ता चला जाएगा। तो आपका रोल जो है, जो पुराने ज़माने का जो अंग्रेज लाट साहब वाला जो हिसाब हुआ करता था, वो वाला रोल तो धीरे धीरे कम होता जाएगा। धीरे धीरे बहुत कम हो गया और काफ़ी अभी कम होने की गुंजाइश है। आपको यू आर ए सर्विस प्रोवाइडर, यू हैव टू प्रोवाइड द सर्विस एंड सर्विस विद कंपैशन, सर्विस विद डिवोशन, सर्विस विद फुल इंटीग्रिटी। क्योंकि आने वाले समय में जो हमारा आईटी और इस वजह जो बहुत सारे लोग अपने एक सोचते थे कि यहाँ अपना अच्छा खासा इनकम बना लेंगे, वो सब कुछ नहीं होने वाला। जैसे जैसे आईटी इसमें आएगा वैसे वैसे इंटीग्रिटी बढ़ती चली। सर, ऑन द एंडिंग नोट, एक मैसेज अगर आप देना चाहिए यूथ के लिए एंड जो लोग यूपीएससी देना चाहते हैं या फिर सिविल सर्विसेज परस्यू करना चाहते हैं उनके लिए। मेरा उनसे यही कहना होगा कि भाई आपके लिए एक बहुत बड़ा कैनवास है काम करने के लिए, और ख़ासतौर से हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो विकसित भारत 2047 का लक्ष्य रखा है, उस विकसित भारत के लिए
इतनी अपॉर्चुनिटी है काम करने के लिए। उदाहरण के लिए उन्होंने एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का काम रखा, आकांक्षी जनपदों का, आकांक्षी विकास खंडों का, आकांक्षी नगरों का, जो हमारे विकास के गति में पीछे छूट गए, उनको कैसे मुख्य धारा में लेकर के आ पाएंगे। बहुत बड़ा काम है और बहुत बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि देखिए इस जो हमारा पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, जो हमारी जो सिस्टम है, डेमोक्रेटिक पॉलिटी जो सिस्टम है, इस सिस्टम में काफ़ी क्रिटिसिज्म भी है, काफ़ी अपोजिशन भी है, तो चीज़ें आसान नहीं है। यू हैव टू यूज योर ह्यूमन स्किल, यू हैव टू यूज योर टेक्निकल स्किल टू कन्विंस। जिसका फायदा है उसी को कन्विंस करना पड़ता है कि तुमको मकान बनाना है, तुम मकान बनाओ, तुम्हारी वजह से मदद कर रहे हैं। फायदा उसको है, लेकिन हम उसको कन्विंस करके उससे काम को कराते हैं। तो काम आसान नहीं है, लेकिन काम बहुत सेटिस्फाइंग है। जब हम दूसरे के, जब सोचिए जब मैं अर्बन सेक्रेटरी था, जब मैं पूरे देश भर में घूमता था और प्रधानमंत्री आवास में जब देखता था, लोगों के घर जाता था, दूर दूर, मतलब जैसे नागालैंड है, त्रिपुरा है, बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे उतने दूर जाकर के पहाड़ों के नीचे घर पे देखता था उनके, और उन बच्चों की खुशियाँ, उनकी आँख में जो चमक देखता था, महिलाओं के जो खुशियाँ देखता था, एकदम दिल खुश हो जाता, दिल अंदर से खुश जाता था। तो आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो बिल्कुल एक तरह से आध्यात्मिक, लोगों की खुशियाँ ही, लोगों के जो चमक है वही अपने आप में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग होगा। लगेगा भगवान का आशीर्वाद मिलना, ये आपको मौका है सिविल सर्विस में करने में, तो आप जरूर करें। लेकिन अगर आपके मन में ऐसी भावना नहीं है, अगर मन में ये भावना कि भाई ठीक है नौकरी करनी है, समय इतना टाइम करना है, वो, तो फिर दिस इज नॉट द प्लेस फॉर यू। Thank you so much, sir. Like every time I shoot with you, I discover something new. Like the kind of experiences that you had in life, like literally amazing, sir. Thank you so much for giving us your time, and I hope that we will shoot something again together. बिल्कुल अंकित, इस ऑलवेज अपने आईआईटी के बंदे के साथ बैठ करके बड़ा मजा आता है। नहीं सर, काफ़ी मज़ा मुझे भी आता है एंड काफ़ी लोगों को भी आता है, एंड एवरी टाइम जब भी हमने कुछ शूट किया लोगों ने काफ़ी प्यार दिया। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग योर लर्निंग्स एंड इनसाइट्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू अंकित।